इस जगह पर आप खुद जब जो भी आप मेरी जैसे आप मेरी वीडियो देखोगे, आपको कोई पॉइंट अच्छा लगता है जो पीडीएफ में नहीं है, तो आप उसको इधर पे नोट डाल के इधर पे लिख दोगे, या फिर आप किसी भी किताब को रेफरेंस मटेरियल के तौर पे आप पढ़ रहे हो, तो जो भी स्पेस आपको खाली दिखेगी, जहां भी स्पेस पे खाली दिखेगी, जो भी आप लाइन पढ़ोगे, वहीं पर उस चीज के बारे में लिख लोगे साइड में। ऐसे करके आपके पूरे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके नोट्स जो हैं वो कंप्लीट है। हैप्पी नवरात्रि मुस्कान। चलिए, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो स्टार्ट करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव पाचन तंत्र, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मानव पाचन तंत्र यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या समझते हैं, पाचन तंत्र से क्या समझते हैं, पाचन क्या क्या होता है पाचन। सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन ये निकल के आता है, पाचन तंत्र क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में ऐसा तंत्र मौजूद है। पाचन तंत्र का मतलब क्या है, हमारे शरीर में एक ऐसा तंत्र मौजूद है जो किसमें मदद करता है, जो पाचन में मदद करता है, किसमें, डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरी बात, अब ये एक प्रकार का तंत्र है, यानी कि एक प्रकार का सिस्टम है, तो सिस्टम बनता है अंगों से, तंत्र बनता है अंगों से, सिस्टम बनता है ऑर्गन्स से। तो इस तंत्र में कई ऑर्गन्स होंगे, इस तंत्र में कई अंग होंगे, जैसे कि इसमें मुख होगा, जैसे इसमें आहार नाल होगी, हमारी आहार नाल के कुछ भाग होंगे, जैसे हमारा अमाशय होगा, पेट होगा, छोटी आंत होगी, बड़ी आंत होगी। तो ये सभी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये सारी चीजें, चलो इसको समझो, अब टॉपिक को समझो। नोट्स पे, नोट्स की बातें बाद में करना। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हो। तुम लोग इससे पहले के 5 टॉपिक करे हैं क्या, आप लोगों ने इससे पहले के 5 टॉपिक पढ़े हैं क्या मुझसे। जो 5 टॉपिक मुझसे पढ़े हैं ना, वो नोट्स के बारे में चिंता ही नहीं करेगा, वो कभी बात ही नहीं करेगा नोट्स के बारे में। बोलेगा सर जो आपने पढ़ाया है ना, वो उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो समझदार व्यक्ति होगा, और जो ना समझ होगा ना, वो नोट्स के चक्कर में, किताबों के चक्कर में, और पता नहीं काय काय के चक्कर में वो फिरता ही रहेगा, है ना। तो ये काम अपन को करना ही नहीं है। मोर देन इनफ जानकारी दे रहा हूं, मोर देन इनफ। जरूरत नहीं है, स्टेट पीसीएस के हिसाब से इतनी जानकारी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा दे रहा हूं, तो फिर इधर उधर की अनर्गल बातें क्यों करना। मत करो, ये सब बातें मत करो, समझो इन सब चीजों को। चलो, तो मानव पाचन तंत्र, पाचन तंत्र का मतलब होता है हमारे शरीर में एक ऐसा तंत्र मौजूद है जो क्या, किस में मदद करता है, जो पाचन में मदद करता है, यानी कि डाइजेशन में मदद करता है। और इस तंत्र में कई प्रकार के अंग होते हैं, जैसे कि हमारा मुख होता है, हमारा पेट होता है, अमाशय होता है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। तो कई प्रकार के अंग मिलके इस तंत्र को बना देते हैं। चलिए, अब बात आती है, ये तो पाचन तंत्र समझ में आ गया। अब बात आती है कि पाचन क्या होता है, डाइजेशन। डाइजेशन समझ में नहीं आता, क्या पेट में खाना जाता है, उसके बाद में वो पच जाता है, थोड़ी देर के बाद में हम चैन की सांस ले लेते हैं, हाँ खाना खा लिया, हमारा खाना हो गया, क्या उसको कहते हैं डाइजेशन। नहीं, वो है नहीं, वो नहीं है डाइजेशन। अब सुनो, डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन का मतलब होता है, पाचन का मतलब होता है खाने के जटिल अणु, खाने के जटिल अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में टूटना। खाने के जटिल अणु का मतलब है कि हम जो खाना खाते हैं, जब हम सब्जी रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, तो वो हमारे मुख में जाता है, तो वो बड़े बड़े टुकड़ों में होता है, बड़े बड़े टुकड़ों में। दांतों के माध्यम से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीसा जाता है, दांतों के माध्यम से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। उसके बाद में कई प्रकार के रस आते हैं जो उसके और ज्यादा पाचन कर देते हैं, उसका और ज्यादा डाइजेशन कर देते हैं। तो पाचन का मतलब क्या होता है, पाचन का मतलब होता है भोज्य पदार्थ के, भोज्य पदार्थ के जटिल अणुओं का, जटिल अणुओं का अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में टूटना, छोटे छोटे अणुओं में टूटना। समझ में आया। ब्रेक डाउन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू ए स्मॉलर फूड मटेरियल इज नोन एज डाइजेशन, इज नोन एज पाचन। अब समझ में आया, पाचन यानी कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है। डाइजेशन का मतलब ये नहीं है खाना भोजन हमारे पेट में गया तो डाइजेशन हो गया, नहीं, इसको डाइजेशन नहीं कहते। डाइजेशन का मतलब होता है, पाचन का मतलब होता है जटिल अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना। अब चाहे वो पेट में टूटे, चाहे मुख में टूटे, चाहे हाथों में टूटे, कहीं भी टूटे, पाचन शब्द क्या कहता है, डाइजेशन शब्द क्या बताता है, क्या डिफाइन करता है।
पाचन शब्द डिफाइन करता है खाने के जटिल अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में टूटना। दैट्स इट। समझ में आया ना? डाइजेशन का मतलब क्या है, पाचन का मतलब क्या है, खाने के जटिल अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में टूटना। इसको हम कहते हैं पाचन, यानी कि डाइजेशन। तो पाचन का मतलब समझ में आ गया, जटिल अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना। अब क्या होता है, ये पाचन की शुरुआत कहां से होती है? तो देखिए, पाचन की शुरुआत हमारे मुख से होती है। ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि पाचन की शुरुआत यानी कि डाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है? तो वो हमारे मुख से ही हो जाती है। पाचन की शुरुआत मुख से कैसे हो जाती है? क्योंकि हमारे मुख के अंदर, हमारे माउथ के अंदर दांत होते हैं, और दांत का काम होता है खाने के जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, और उसी को तो हम पाचन कहते हैं। तो पाचन की शुरुआत कहां से हो जाती है? पाचन की शुरुआत मुख से हो जाती है। अब खाना जो है वो मुख से कहां पर जाता है? खाना मुख से जाता है अंदर। कहां तक पहुंचता है? हमारे पेट में। ठीक है। अब सुनो, आपको पता है ये मुख से लेके मल द्वार तक, ये है नीचे गुदा द्वार, जिसे हम कहते हैं मल द्वार। तो मल द्वार यानी कि एनस, एनस। तो माउथ से लेके एनस तक, मुख से लेके मल द्वार तक का जो रास्ता है पूरा, मुख से लेके मल द्वार तक, मुख से लेके मल द्वार तक का ये पूरा का पूरा जो रास्ता है, इस रास्ते को हम कहते हैं आहार नाल। क्या कहते हैं इसको? आहार नाल, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और ये होती है कितने? 32 फीट की। कितनी होती है? 32 फीट या 9 मीटर की। ये फैक्ट आपको याद रखना है। एग्जाम में आ जाता है कि आहार नाल की लेंथ कितनी होती है। तो ये मुख से लेके मलद्वार तक का ये पूरी जो नली है, ये पूरी जो नली है, ये अमाशय, अमाशय के बाद में ये छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद में ये बड़ी आंत, और ये आखिरी हिस्सा। तो ये जो पूरी नली है, इस नली को हम क्या कहते हैं? आहार नाल, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 32 फीट, यानी कि 9 मीटर। 9 मीटर। समझ में आया? दूसरी बात, अब जब भोजन है इसी आहार नाल में, हमारा भोजन हमेशा इसी आहार नाल में रहता है, इसके बाहर और कहीं नहीं रहता है। यानी कि भोजन हमेशा नली में रहता है, इस नली में रहता है, आहार नाल में। अब भोजन जो है वो मुख से हम क्या करते हैं? खाने को हम अंदर लेते हैं। तो जब हम भोजन को अंदर लेते हैं, इसको हम कहते हैं अंतग्रहण, यानी कि इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, खाने के टुकड़े को मुख में रखना, इसको कहते हैं अंतग्रहण। तो जब हम खाने के टुकड़े को अंदर रखते हैं, तो ये हमारे मुख में जाता है, दांतों के द्वारा इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। फिर ये छोटे टुकड़े हमारे इसी आहार नाल के माध्यम से नीचे आते हैं। कहां पहुंचते हैं? तो हमारे अमाशय में। तो मुख से लेके ये अमाशय तक का ये जो रास्ता है, मुख से लेके अमाशय तक का ये वाला जो रास्ता है, इसको हम कहते हैं ग्रेसिका, यानी कि इसको हम कहते हैं ईसोफेगस। ये क्या होता है? ईसोफेगस पाइप होता है, ईसोफेगस पाइप। यहां पर कोई डाइजेशन नहीं होता, सीधे भोजन के जो गोल गोल जो अणु होते हैं, ये सीधे के सीधे भोजन के अणु कहां पर उतर कर आ जाते हैं? हमारे पेट में, अमाशय में, अमाशय में, यानी कि स्टमक में, स्टमक में। भोजन अमाशय में पहुंच जाता है। यहां पर भोजन जो है लगभग 3 घंटे तक रुकता है, 3 घंटे तक भोजन यहां पर रहता है, और अमाशय के अंदर पाचन चलता है, डाइजेशन चलता है। अब 3 घंटे तक भोजन पेट में रहेगा, और पेट में रहने के बाद में अब ये भोजन जब यहां पर इसका पाचन होने लगेगा स्टार्ट, तो फिर इसके बाद में ये अमाशय से कहां पहुंचेगा भोजन? ये पहुंचेगा छोटी आंत में। कहां पर? ये पहुंचेगा छोटी आंत में, यहां पर ये पहुंचेगा छोटी आंत में। ये है हमारी छोटी आंत। ये जो छोटी आंत है, ये जो छोटी आंत है, ये छोटी आंत सबसे बड़ी होती है। यानी कि इस पूरे के पूरे 9 मीटर में देखें तो हम ये 6.5 मीटर की होती है, 6.5 मीटर की। लेकिन ये कैसी होती है? ये फोल्डेड होती है, फोल्डेड इस प्रकार से। इसीलिए ये 9 मीटर हमारे समझ में नहीं आती कि हमारी तो खुद की हाइट 5.5 मीटर है, 5.5 फीट की है, 6 फीट की है। लेकिन ये 32 फीट की आहार नाल कैसे हमारे शरीर में समा गई? तो इस 32 फीट का सबसे बड़ा जो भाग होता है, यानी कि टोटल 9 मीटर में से 6.5 मीटर, वो 6.5 मीटर कैसा होता है? वो फोल्डेड होता है, फोल्डेड, छोटी आंत के रूप में। और यही आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, सबसे लंबा भाग। समझ में आ गया? तो ये छोटी आंत में खाना रहता है, और छोटी आंत में जो खाना रहता है वो लगभग 10 से 12 घंटे तक रहता है। कितना? 10 से 12 घंटे तक ये छोटी आंत में रहता है।
छोटी आंत से खाना कहां पर चला जाता है? छोटी आंत से खाना चला जाता है बड़ी आंत में। ये छोटी आंत से खाना कहां पर चला जाता है? ये छोटी आंत से खाना कहां? ये बड़ी आंत में चला जाता है, और फिर बड़ी आंत से ये खाना, बड़ी आंत का जो अंतिम भाग होता है, जैसे हम कहते हैं गुदा द्वार या मल द्वार, यानी कि एनस, एनस से ये जो भोजन है वो हमारे शरीर से निकल जाता है। तो बात आएगी, हमने यहां मुख से खाना खाया, मल द्वार से भोजन निकल गया, बात क्या हुई? यहां से खा रहे हैं, यहां से निकाल रहे हैं, तो फिर मतलब ही क्या हुआ खाने का? अरे मतलब हुआ है खाने का। क्या मतलब हुआ है कि जब हमने खाना खाया तो वो जटिल रूप में था, और इस भोजन में क्या होते हैं? इस भोजन में होते हैं पोषक पदार्थ, यानी कि न्यूट्रिएंट्स। हमारे भोजन में होते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक पदार्थ जो हमारे शरीर में जाके हमें ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है। तो इस भोजन में होते हैं पोषक पदार्थ, यानी कि न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे शरीर के अंदर टूटते हैं। ये पोषक पदार्थ जो होते हैं ये जटिल रूप में होते हैं, जटिल रूप में यानी कि बड़े बड़े रूप में होते हैं। तो ये शरीर के अंदर जाते हैं तो ये टूटते हैं और छोटे और सरल रूप में आ जाते हैं। फिर उसके उन सरल रूपों को हमारे शरीर के द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता है, यानी कि उनको अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है, और उसको पूरा चूस लिया जाता है, और वो वही पोषण हमारे कहां पहुंच जाता है? तो हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, सेल्स तक। और सेल से ऊर्जा बनाना काम कर देते हैं, ऊर्जा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। समझ में आया? तो यहां पर जो भोजन का पाचन नहीं हुआ है, यानी कि पूरा भोजन है, उसका पाचन चल रहा है, अमाशय में पाचन हुआ, उसके बाद छोटी आंत में पाचन हुआ, छोटी आंत में ही पाचन खत्म हो जाता है यहां तक। अब पाचन छोटी आंत में खत्म हो गया, अब छोटी आंत से भोजन जाएगा कहां पर? बड़ी आंत में। तो जब बड़ी आंत में जाता है भोजन, तो भोजन का बड़ी आंत में होता है अवशोषण। अवशोषण होता है, यानी कि भोजन से हमने जो कुछ भी खाया है ना, तो ये बड़ी आंत क्या करेगी? उसको पूर्ण रूप से सोख लेगी, यानी कि इसमें से उसको भोजन में से पानी को अलग कर लेगी, पानी को सोख लेगी। और वो जो बड़ी आंत ने पानी को सोख लिया है, वो पानी हमारे यूरिन यानी कि मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। और छोटी आंत में ये जो पूरा भोजन पड़ा है, तो छोटी आंत से ये भोजन जो है, भोजन में जितने भी पोषक पदार्थ हैं, वो छोटी आंत पूरी तरीके से चूस लेगी, उसमें से पूरे पोषक पदार्थों को निकाल लेगी। अब जब भोजन में से पोषक पदार्थों को निकाल लिया है, तो वो जो भोजन बचा है वो बेकार भोजन बचा है। वो बेकार भोजन बड़ी आंत में चला जाएगा, बड़ी आंत ने उसमें से पानी भी खींच लिया। तो अब क्या भोजन बचा है? तो और बेकार भोजन बचा है। तो अब बड़ी आंत का जो अंतिम हिस्सा है, वो उस बेकार भोजन को, जिसका पूर्ण रूप से पाचन हो चुका है, अब उसका कोई पाचन होना बाकी नहीं है, तो उसको ये गुदा द्वार या मल द्वार क्या करता है? बाहर निकाल देता है। समझ में आया? चलिए, अब ये जो मैंने इतना स्टेप आपको, ये पूरी की पूरी स्टेप बता दी है, ये पूरी की पूरी स्टेप इतनी इतनी बिल्कुल सिंपल नहीं है कि ये इतनी चीज जो मैंने आपको बता दी ये बहुत सिंपल है। अब देखो यहां पर रोल क्या आता है? रोल ये आता है जो मैंने अभी आपको बताया नहीं, कि जब भोजन हमारे मुख में जाता है, मुख से पेट में पहुंचता है, आंतों में पहुंचता है, तो 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 भोजन को हम क्या कहते हैं? जब भोजन जटिल रूप से छोटे रूपों में आता है, उसको हम पाचन कहते हैं, ठीक है? पाचन को एक और चीज कहते हैं, यानी कि जब उस पाचन यानी कि उस भोजन के ऊपर कुछ ग्रंथियां अपने रस को स्त्रावित कर देती हैं, तो वो रस क्या करते हैं? वो उसको और ज्यादा घोलना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि वो उसको पूर्ण रूप से पाचन करते हैं। तो कुछ रस होते हैं जो कुछ ग्रंथियों से निकलते हैं, तो वो ग्रंथियां अपने रस को कहां छोड़ देती हैं? वो इस नली में छोड़ देती हैं। किसमें छोड़ देती हैं? वो इस नली में छोड़ देती हैं। और जैसे ही नली में वो रस आ जाता है, तो वो पूर्ण रूप से पाचन कर देता है। क्योंकि क्योंकि मुख के अंदर जो पाचन है, तो मुख के अंदर ही तो सिर्फ दांत हैं। तो पाचन सिर्फ दांतों से ही होता है क्या? नहीं, पाचन मुख के अंदर ही दांत है। तो दांत तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, लेकिन उसके बाद में जो पाचन चलेगा ना, वो रसों के माध्यम से चलेगा। जैसे कि मुख में लार है, हमारे पेट में जठर ग्रंथि है, तो जठर रस निकालेगी, तो वो जठर रस तोड़ेगा। फिर उसके बाद में आंतों में आंतरस है, तो आंतरस तोड़ेगा। यानी कि जो भोजन है वो दांतों से टूटता है और फिर रस से टूटता है। बस इतनी बात आपको याद रखना है। तो उस कुछ इस आहार नाल के अलावा कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो
जो हमारे भोजन को तोड़ने का काम करती है, यानी कि उनमें से रस निकलते हैं। जैसे कि ये आपको दिख रहा है यकृत, ये आपको यकृत दिख रहा है, ठीक है। ऐसा ही एक होता है अग्नाशय, तो वो अग्नाशय भी अपना रस को यहां पर भेज देता है। चलो इसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी तक चीज क्लियर है। ये है यकृत, ये है अग्नाशय, ये दोनों के दोनों अपने रस को यहां पर भेज देते हैं, तो ये और ज्यादा पचाने का काम करते हैं। चलो, मनुष्य में पोषण मानव पाचन तंत्र के माध्यम से होता है। तो मनुष्य को जो पोषण प्राप्त होता है वो हमारे पाचन तंत्र के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इसमें आहार नली जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और उससे संबंधित ग्रंथियां, उससे संबंधित ग्रंथियां होती हैं। तो हमारे पाचन तंत्र में क्या होती है, आहार नली होती है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, तो 32 फीट की होती है, और 9 मीटर, 32 फीट या 9 मीटर की होती है। और इससे संबंधित कुछ ग्रंथियां होती हैं जो भोजन को पचाने का काम करती हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न अंग इस क्रम में होते हैं। जैसे मुंह होता है, हमारा मुख होता है, फिर ग्रास नली होती है यानी ईसोफेगस होता है, जिसे हम भोजन नली भी कहते हैं, ग्रास नली भी कहते हैं। हमारा आमाशय, हमारे पेट होता है, छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है। तो ये हिस्सा होता है पूरा आहार नाल का। आहार नाल के कितने भाग होते हैं, हमारा मुख होता है जिससे शुरुआत होती है और बड़ी आंत पे खत्म हो जाती है। बड़ी आंत का जो अंतिम सिरा है उसको हम कहते हैं मल द्वार। क्या कहते हैं, मल द्वार कहते हैं, यानी कि एनस कहते हैं, एनस, एनस। तो मुख है, फिर ईसोफेगस है यानी कि ग्रास नली है, या जिसे हम भोजन नली भी कहते हैं, फिर हमारा पेट होता है, फिर छोटी आंत होती है, फिर बड़ी आंत होती है। ये आहार नाल होती है और पूरा भोजन जो है वो इसी आहार नाल के अंदर पाचित होता है। और जो कुछ भी रस होते हैं जो ग्रंथियों से स्त्रावित होते हैं, ये ग्रंथियां इसी आहार नाल में अपने रसों को स्त्रावित कर देती है। नेक्स्ट, तंत्र से जुड़ी जो ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे लार ग्रंथि हमारे मुख में पाई जाती है, जठर ग्रंथि हमारे पेट में पाई जाती है, यकृत होता है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक नया फैक्ट इकट्ठा हो गया यहां पर, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड, ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये फैक्ट याद रखना, बहुत लोगों को नहीं पता रहता है कि यकृत जो होता है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है। और अग्नाशय, अग्नाशय ये हमारे शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। तो हमारे शरीर में एकमात्र जो मिश्रित ग्रंथि है वो है अग्नाशय, और हमारे शरीर में की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, एग्जाम में बनते हैं। मनुष्य की आहार नली मुंह से गुदा, मुंह से गुदा यानी कि एनस तक करीब 9 मीटर लंबी होती है। विभिन्न ग्रंथियां आहार नाल में खुलती हैं और आहार नाल में पाचक रसों का स्त्राव करती है। तो जितनी भी ग्रंथियां हैं वो आहार नलों में, आहार नाल में खुल जाती हैं और वहीं पर अपने पाचक रसों को छोड़ देती हैं। अब ये पाचक रस क्या करते हैं, डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो पाचन तंत्र है हमारे शरीर में 5 चरणों में संपन्न होता है, यानी कि 5 स्टेप्स में संपन्न होता है। 5 स्टेप्स कौन कौन सी हैं, पहली है इंजेशन, जिसे हम कहते हैं अंतग्रहण। अंतग्रहण का मतलब होता है भोजन को मुख में रखना, भोजन को मुख में, मुख में रखना। तो भोजन को जैसे ही हम अपने मुख में रखते हैं इसको हम कहते हैं अंतग्रहण, यानी कि इनटेक ऑफ फूड, यानी कि इंजेशन, यानी कि भोजन को अपने मुख के अंदर रखना, बस इसको हम कहते हैं अंत ग्रहण। इसके बाद में जैसे ही मुख के अंदर भोजन रख देते हैं तो मुख में पाचन शुरू हो जाता है, यानी कि डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो पाचन की शुरुआत कहां से हो जाती है, हमारे मुख से ही हो जाती है। तो पाचन का मतलब क्या होता है, दांतों के द्वारा जो खाना हमने मुख में रखा है उसके जटिल जटिल अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, इसको हम कहते हैं पाचन। और फिर उसके बाद में जो रस होते हैं वो उस पर क्रिया करने लगते हैं, तो वो भोजन और ज्यादा टूटने लगता है, इसको हम कहते हैं पाचन। अब पाचन के बाद में अगली जो स्टेप होती है वो होती है अब्जॉर्प्शन, यानी कि ये मुख में जो खाना टूट गया है इसके बाद में ये पहुंचेगा हमारे अमाशय में, यानी कि मुख में जो खाना टूट गया है ये पहुंचेगा हमारे अमाशय में, अमाशय में पहुंचेगा, अमाशय के बाद में ये पहुंचेगा हमारी छोटी आंत में, और छोटी आंत, छोटी आंत से, छोटी आंत का जो अंतिम सिरा है वहां से स्टार्ट हो जाएगा अवशोषण।
वहां से स्टार्ट हो जाएगा अब्जॉर्प्शन यानी कि अब्जॉर्प्शन। किस चीज का अब्जॉर्प्शन? अब्जॉर्प्शन किस चीज का? जो भी हमने खाने में खाया है उसमें से पोषक पदार्थों को निकालना। किसको निकालना? पोषक पदार्थों को निकालना यानी कि न्यूट्रिएंट्स को निकालना हमारे भोजन में से, तब तो शरीर को ऊर्जा आएगी। यही यही बात होती है कि नहीं? हम क्या कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हम खाना बहुत खाते हैं लेकिन शरीर को लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? तो लोग क्या कहते हैं, भाई तुम्हारा पाचन तंत्र अच्छा नहीं होगा, आज तुम्हारा डाइजेशन अच्छा नहीं होता होगा, तब तो भोजन लगता नहीं है। इतना खाते हो लेकिन भोजन लगता नहीं है, क्यों? तो इसी कारण से कि ये वाली जो स्टेप है ना, जहां पर भोजन हमारी छोटी आंत तक पहुंच गया और छोटी आंत अब क्या करेगी, उस भोजन में से जो भी खाना खाया है उसमें से पोषक पदार्थों को निकालेगी। ये पोषक पदार्थ क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, विटामिन, ये हैं पोषक पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, खनिज, ये हैं पोषक पदार्थ। इन पोषक पदार्थों को ये छोटी आंत निकाल लेगी और जैसे ही छोटी आंत ने निकाल लिया तो हमारे शरीर में अवशोषण स्टार्ट हो जाता है। अवशोषण कहां से? छोटी आंत से। छोटी आंत के अंतिम सिरे से, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतिम सिरे से अवशोषण स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही अवशोषण स्टार्ट हो गया तो इसके बाद में भोजन कहां पहुंचेगा? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत क्या करेगी? बड़ी आंत इस भोजन में से पानी को भी निकाल लेगी, यानी कि पानी को भी पूर्ण रूप से अवशोषित कर लिया जाएगा बड़ी आंत के माध्यम से, और ये भोजन मल द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। ये मल द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। अब यहां पे एक प्रोसेस आती है कि अवशोषण हो गया, यानी कि पहले तो पोषक पदार्थों का अवशोषण हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गया, फिर उसके बाद में उस भोजन में से पानी का अवशोषण हो गया। तो पानी के अवशोषण के बाद में क्या होता है? पानी के अवशोषण के बाद में जो वेस्ट मटेरियल है वो तो मलद्वार से निकल जाता है, लेकिन शरीर में अब क्या चलता है? तो शरीर में चलता है असिमिलेशन, यानी कि शरीर में चलता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब क्या हुआ? स्वांगीकरण का मतलब हुआ कि जो कुछ भी छोटी आंत ने ये पोषक पदार्थों को निकाल लिया है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, खनिज वगैरह, ये सभी भोजन में से हमारी छोटी आंत ने निकाल लिए हैं। तो अब ये आपस में टकराएंगे, इनमें चलेंगी केमिकल रिएक्शन। इनमें क्या चलेंगी? केमिकल रिएक्शन चलेंगी, और केमिकल रिएक्शन चलेंगी तो सिर्फ अंतिम उत्पाद एक चीज बनेगी शरीर के अंदर, और वो है ग्लूकोज। वो है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो है यहां से ये छोटी आंत में ये जो ग्लूकोज बन गया है, इस ग्लूकोज को हमारा रक्त ले लेगा। इस ग्लूकोज को हमारा रक्त ले लेगा, और रक्त में ग्लूकोज की अधिकता हो जाएगी तो हमें डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी। डायबिटीज की डायबिटीज की कैसे हो जाएगी? डायबिटीज की ऐसे हो जाएगी कि हम आज खाना खाएंगे, आज भोजन को खाएंगे, तो जब भोजन खाएंगे तो वो हमारे शरीर में टूटेगा और पोषक पदार्थ यानी कि ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज जाके रक्त में जमा हो जाएगा। फिर कल भोजन खाएंगे तो फिर ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा और ग्लूकोज रक्त में जमा हो जाएगा। फिर परसों भोजन खाएंगे, ग्लूकोज में टूटेगा, ग्लूकोज रक्त में जमा हो जाएगा। ये ग्लूकोज दिन ब दिन कहां पर पहुंचता जाएगा? हमारे ब्लड में पहुंचता जाएगा, और हमारे रक्त में ग्लूकोज की अधिकता हो जाएगी, और रक्त में ग्लूकोज की अधिकता को हम कहते हैं डायबिटीज। रक्त में ग्लूकोज की अधिकता हो जाएगी, इसको हम क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं, डायबिटीज। फिर अब डायबिटीज हो जाएगी तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे? तो इससे बचने के लिए हमारे पास में एक ग्रंथि है जिसे हम कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय यानी कि पेंक्रियास। पेंक्रियास पेंक्रियास की जो बीटा सेल्स होते हैं पेंक्रियास के पास में, वो निकालते हैं इंसुलिन को। किसको निकालते हैं? वो इंसुलिन को निकालते हैं। इंसुलिन, और इंसुलिन का काम होता है रक्त में जाना और शुगर की मात्रा को कंट्रोल करना। शुगर खाने से इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि शुगर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट को। अब हम कार्बोहाइड्रेट को खाएं, प्रोटीन को खाएं, फैट को खाएं, मिनरल्स को खाएं, विटामिन को खाएं, ये सभी के सभी जो हैं वो किस में टूटते हैं? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में। अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देगा ये, क्योंकि ये तो खुद ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट। आगे वाले जो चैप्टर है ना उसमें पोषक पदार्थ पढ़ाऊंगा मैं, न्यूट्रिएंट्स, इसमें ये पांचों के पांचों में डिस्कस करता हूं।
तो कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं ये सभी पढ़ाऊंगा मैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज ये क्या होते हैं इन सबको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, ये चीजें क्या होती हैं सब समझ में आएगा। अभी के लिए ये समझो कि ये जो ग्लूकोज है वो शरीर के अंदर जा रहा है, यानी कि रक्त पहुंचा दे रहा है इस ग्लूकोज को कहां पर, हमारे ब्लड में। अब ब्लड में ग्लूकोज की अधिकता हो जा रही है तो इस कारण डायबिटीज हो सकता है, लेकिन हमारे शरीर में अग्नाशय है, अग्नाशय की बीटा सेल्स जो होती हैं वो इंसुलिन को निकालती है, इंसुलिन ब्लड में पहुंचता है और ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता है। कैसे कम कर देता है, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लाइकोजन में। किसमें, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और ग्लाइकोजन जाके स्टोर हो जाता है लिवर के अंदर। लिवर का मतलब हमारे यकृत के अंदर, यकृत के अंदर लिवर, लिवर में जाके स्टोर हो गया ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन हानिकारक नहीं है, ग्लाइकोजन हानिकारक नहीं है, समझ में आया। अब ये जो ग्लूकोज था, ये जो ग्लूकोज था जो ब्लड कहां पर ले गया, जो जो ब्लड तक पहुंच गया है ग्लूकोज, तो अब ये ब्लड क्या करेगा, इसी ग्लूकोज को, जो अधिक ग्लूकोज होगा उसको तो इंसुलिन कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में और वो जाकर जमा हो जाएगा लिवर में, अधिक ग्लूकोज। और जो हमारे शरीर को ग्लूकोज चाहिए है, क्योंकि ग्लूकोज इज ए सोर्स ऑफ एक्टिव एनर्जी, इसी से तो ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को, तो ये ग्लूकोज कहां पर जाएगा, ये ग्लूकोज चला जाएगा हमारे सेल्स में, सेल्स में। और सेल्स में जाएगा तो ग्लूकोज का होगा ग्लाइकोलिसिस, हमारे सेल्स में जाएगा तो ग्लूकोज का होगा ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस यानी कि ये ग्लूकोज जो है ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा, इसका ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा। और जब इसका ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा तो पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा ये सारी चीजें। पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा, इसको अगर ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ये हमारे शरीर के अंदर एनर्जी बनाना स्टार्ट कर देगा। और एक ग्लूकोज से, एक ग्लूकोज के अणु से हमारे शरीर में 38 एटीपी जो एनर्जी है वो हमारे शरीर में बन जाएगी। नेक्स्ट प्रोसेस है नेक्स्ट चैप्टर, उसमें बताऊंगा ये प्रोसेस। तो सेल्स, सेल्स ही क्या करते हैं, सेल्स के ही ग्लूकोज जो है वो सेल्स तक पहुंचेगा और सेल में प्रोसेस स्टार्ट होगी ग्लाइकोलिसिस की, सेल में प्रोसेस, कोशिका में प्रोसेस स्टार्ट होगी ग्लाइकोलिसिस की, यानी कि एनर्जी फॉर्मेशन की प्रोसेस सेल में स्टार्ट होगी, क्योंकि सेल में है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का ऊर्जा ग्रह, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल। और वही क्या करता है, वही एनर्जी बनाने का काम करता है, ऊर्जा बनाने का काम करता है। समझ में आया। तो हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से ये एनर्जी बन गई, एनर्जी बन गई। अब इस एनर्जी को हमारा शरीर क्या करेगा, इस एनर्जी को हमारा शरीर यूज करेगा, इस एनर्जी को हमारा शरीर यूज करेगा। तो जो एनर्जी को हमारा शरीर यूज करेगा इसी को तो हम कहते हैं स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब होता है एनर्जी को यूज करना, एनर्जी को यूज करना, एनर्जी को यूज करना, एसिमिलेशन। तो ये तो शरीर के अंदर की प्रोसेस हो गई। और बाहर ये जो खाना है इसमें से पानी निकल गया और पानी निकलने के बाद में ये पहुंच गया, अनिल अभी नहीं बताऊंगा मैं पायरुविक क्या होता है ना, नेक्स्ट चैप्टर है उसमें पूरी प्रोसेस डिस्कस करना है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उस चीज पे। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है कि बड़ी आंत में ये खाना पहुंच गया, अब बड़ी आंत में पानी भी सोख लिया उस भोजन में से, अब ये बड़ी आंत के अंतिम भाग में से मल द्वार के माध्यम से ये चीज जो भोजन है, ये हमारे भोजन जो है मल द्वार के माध्यम से निकल गया, इसको हम कहते हैं बहिष्करण यानी कि इजेशन, यानी कि मल द्वार के माध्यम से वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकलना, इसको हम कहते हैं इजेशन। क्लियर है, पांचों प्रोसेस समझ में आ गई, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, पांच प्रोसेस चलती हैं शरीर के अंदर। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो पाचन की शुरुआत करते हैं एक एक करके, मुख से पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो भोजन, तो भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो पाचन की शुरुआत कहां से होती है, मुख से ही पाचन की शुरुआत होती है। पाचन की प्रक्रिया इस प्रकार होती है कि मुंह गुहा या मुख गुहा, जिसे हम बकल कैविटी कहते हैं, बकल कैविटी यानी कि ये हमारे ओंठ, ओंठ के माध्यम से जो खाना है वो अंदर आता है। तो यहां पर मुख गुहा, मुख गुहा क्या होती है, मुख गुहा या मुख गुहिका जिसे हम बकल कैविटी कहते हैं। तो मुख में दांत, जीभ और लार होती है। हमारे मुख में क्या होते हैं, हमारे मुख में दांत होते हैं, जीभ होती है और लार होती है।
तीन चीजें होती हैं मुख में। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है और चबाता है और पीसता है। तो दांत का काम क्या हो जाता है? दांत का काम हो जाता है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, फिर उसको चबाना और उसको पीस देना। इसीलिए दांत भौतिक पाचन में मदद करते हैं, यानी कि फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब ये जो दांत होते हैं, तो दांत की स्टडी को याद रखना, दांतों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। याद रखना, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। वहीं पर हमारे शरीर में ये जो दांत होते हैं वो दो बार उगते हैं। हमारे शरीर में दांत जो है वो दो बार उगते हैं। एक तो होते हैं दूध के दांत और एक होते हैं स्थायी दांत। जब दूध के दांत गिर जाते हैं तब जाकर स्थायी दांत आते हैं। तो हमारे शरीर में जो दांत हैं वो दो बार उगते हैं, दो बार उगते हैं। इसीलिए हम लोगों को, जिन भी लोगों के शरीर में दो बार दांत उगते हैं उनको कहा जाता है डायफायोडोंट। क्या कहा जाता है? डायफायोडोंट। क्या कहा जाता है? डाइफायोडोंट कहा जाता है। क्वेश्चन है, याद रखना इस चीज को कि जिन भी व्यक्ति में, या फिर व्यक्ति नहीं, जिन भी जानवरों में प्राणियों में जो दांत हैं वो दो बार उगते हैं उनको डाइफायोडोंट कहा जाता है और दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। अब ये जो दांत होते हैं हमारे शरीर में, ये चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंसिजर, जिसे हम कहते हैं कृंतक, इंसिजर को कृंतक कहते हैं। उसके बाद में कैनाइन, जिसे हम कहते हैं रदनक, कैनाइन को रदनक कहते हैं। फिर होते हैं प्रीमोलर, जिसे हम कहते हैं अग्र चमंडक। और फिर होते हैं मोलर, जिसे हम कहते हैं चमंडक। तो देखो, सबसे पहला होता है कृंतक। सबसे पहला होता है कृंतक, यानी कि जो सामने के जो आपको दांत दिख रहे हैं ना, जब आप एप्पल को खाते हो तो आपके जो दांत है ना वो चार दांत एप्पल पे ऐसे टच होते हैं, चार दांत, है ना? तो वो जो सामने के चार दांत होते हैं उनको हम कहते हैं इंसिजर, उनको हम कहते हैं इंसिजर। इसके बाद में, उन चार दांत के बाद में एक दांत लगा होता है जिसे हम कहते हैं, जो नुकीला होता है, पैना दांत होता है, उसको हम कहते हैं कैनाइन, यानी कि रदनक। जो मांसाहारी जानवर होते हैं ना उनमें ये बहुत ज्यादा नुकीला हो जाता है क्योंकि उन्हें मांस को चीरना और फाड़ना होता है। तो मांस को चीरने और फाड़ने के लिए कैनाइन यानी कि रदनक जिम्मेदार होता है। वहीं पर तीसरा जो दांत है वो है अग्रचवंडक यानी कि प्रीमोलर। ये प्रीमोलर का काम क्या होता है? खाने को पीसना। और वहीं पर उसके बाद होता है चवन्नक यानी कि मोलर। मोलर का काम होता है और छोटे छोटे महीन पीसों में पीसना, इस खाने को और छोटे छोटे महीन पीसों में पीस देता है। तो चार प्रकार के दांत होते हैं हमारे पास में, कृंतक, रदनक, चवन्नक और अग्र चवन्नक। ठीक है, तो यहां पर प्री मोलर और मोलर का काम क्या होगा? चबाने का काम हो गया, चबाने का। वहीं पर ये दांत को अगर देखोगे तो ये जो दांत दिख रहा है आपको, तो इस दांत में ये जो सफेद भाग दिख रहा है ना आपको, सफेद भाग, ये जो सफेद भाग दिख रहा है, ये जो सफेद भाग दांत में, इसको हम कहते हैं इनामल। क्या कहते हैं इसको? इनामल कहते हैं, इनामल। और ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, शरीर का सबसे कठोर भाग, शरीर का सबसे कठोर भाग। कैनाइन को ये लिखा है ना, कैनाइन कहां गया? कैनाइन, रदनक ये लिखा है, रदनक। मोलर को चवन्नक, इंसिजर को कृंतक और प्रीमोलर को अग्र चवन्नक। चलो, तो चार प्रकार के दांत कौन से हैं? चार प्रकार के दांत हैं हमारे पास में, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसिजर को हम कहते हैं क्या? इंसिजर को हम कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं? कृंतक। रद और कैनाइंस को हम कहते हैं रदनक। प्रीमोलर्स को हम कहते हैं अग्र चवन्नक, अग्र चवन्नक, और इसको हम कहते हैं चवन्नक। अग्र चवन्नक और चवन्नक का काम हो जाता है खाने को पीसने का, वहीं पर इसका काम हो जाता है फाड़ने का, और ये हमारे आगे के दांत होते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से देखोगे, यानी कि ये जो हमारे जबड़ा होता है, तो जबड़े में आप ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तो हमारे जो, आप समझो दो प्रकार के दांत होते हैं, जैसे कि हम डाइफायोडेंट है, तो दो प्रकार के दांत होते हैं, दो प्रकार के दांत होते हैं।
एक दांत होते हैं दूध के दांत, दूध के दांत जिसे हम कहते हैं मिल्क टीथ। मिल्क टीथ, मिल्क टीथ की संख्या होती है 20। दूसरे होते हैं हमारे स्थायी दांत, यानी कि परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, और परमानेंट टीथ की संख्या होती है 32। तो कुल मिला के हमारे शरीर में, हमारे मुख के अंदर कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। पहले हमें 20 दांत उगते हैं बच्चे में, फिर 20 दांत गिर जाते हैं, तो उसके बाद में फिर जो दांत आते हैं वो स्थायी होते हैं, और इन स्थायी दांतों की संख्या होती है 32। यानी कि ये एक व्यक्ति है, तो इसमें स्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 32। तो ये ऊपर वाले जो जबड़ा होता है, इस ऊपर वाले जबड़े में 16 दांत होते हैं, और नीचे वाले जबड़े में कितने दांत होते हैं? 16। तो ऊपर भी 16 है, नीचे भी 16, तो कुल मिला के कितने हो गए? 32 दांत होते हैं, 32। अब ये 16 दांत कौन कौन से होते हैं? तो देखो, आगे के जो 4 दांत हैं, आगे के जो 4 दांत है, इनको हम कहते हैं इंसिजर, यानी कि इनको हम कहते हैं कृंतक, जैसे एप्पल वगैरह खाते हैं। इसके बाद में ये एक नुकीला दांत होता है, ये नुकीला दांत होता है, और यहां पे एक नुकीला दांत होता है, इसको हम कहते हैं रदनक। इसको क्या कहते हैं? रदनक, यानी कि कैनाइन। इसके बाद में 2 दांत होते हैं, 2 दांत होते हैं यहां पर, इनको हम कहते हैं चवन्नक, यानी कि प्रीमोलर। और फिर इसके बाद में 3 दांत होते हैं, यहां पर 3 दांत होते हैं, जिसको हम कहते हैं चवन्नक। ये 3 दांत होते हैं। तो काउंट करो कितने हो गए? 3, और ये 2 मिला के 5, और 1 मिला के 6, और 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 दांत हो गए, 16 दांत हो गए। ऐसे ही 16 दांत यहां पर होते हैं। ये जो 4 दांत हैं यहां पर, ये जो 4 दांत हैं, ये कौन से हैं? तो ये हैं कृंतक, फिर उसके बाद में है ये रदनक, फिर उसके बाद में 2 अग्र चवन्नक, फिर उसके बाद में है 3 चवन्नक। ये 2 अग्र चवन्नक, उसके बाद में है चवन्नक। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये आता है कि बताइए, बच्चों में 20 दांत होते हैं, बच्चों में दूध के दांत कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं। तो बताइए 20 दांतों में बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता? तो 20 दांत होते हैं ना, 32 नहीं होते। तो कौन सा दांत है जो बच्चों में उपस्थित नहीं होता है? तो बच्चों में अग्र चवन्नक उपस्थित नहीं होता है, यानी कि ये जो प्रीमोलर है ना, ये वाले जो 2 दांत है, ये वाले जो 2 दांत हैं, ये बच्चों में उपस्थित नहीं होते हैं। ये बच्चों में उपस्थित नहीं होते हैं, ये 2 दांत, ये 2 दांत बच्चों में उपस्थित नहीं होते, प्रीमोलर, ये बच्चों में नहीं पाए जाते। आपने देखा होगा ना, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जब आपने देखा होगा उनके आगे के दांत जाते हैं, पीछे के दांत जाते हैं, लेकिन बीच के 2 दांत नहीं आते। बीच के 2 दांत नहीं आते। वो कौन से हैं? तो वो अग्र चवन्नक ही हैं, जो बच्चों में नहीं आते। तो ये देखो, यहां पर 2 दांत ये हैं, 2 दांत ये हैं, 2 दांत ये हैं, 2 दांत ये हैं। कितने दांत हो गए? टोटल 8। तो 8 अग्र चवन्नक नहीं आते हैं। वहीं पर, वहीं पर अग्र चवन्नक नहीं आते हैं, और कौन सा दांत नहीं आता है बच्चों में? तो ये जो हमारी दाढ़ होती है, यानी कि जिसे हम कहते हैं चवन्नक, तो जो दाढ़ होती है, तो दाढ़ का ये जो अंतिम दांत होता है ना, अंतिम दांत, ये भी बच्चों में नहीं रहता। ये अंतिम वाला जो दांत होती है, ये अंतिम वाला जो दांत होता है, ये भी नहीं होता। यानी कि 4 दांत चवन्नक के भी नहीं होते हैं। तो 4 चवन्नक के नहीं होते हैं, और अग्र चवन्नक तो पूरे ही नहीं होता है। तो 4 चवन्नक नहीं मौजूद हैं, यानी कि 8, 8 तो ये है अग्र चवन्नक, और 4 ये वाले मौजूद नहीं है, अग्र चवन्नक ये मौजूद नहीं है। तो इन जो अग्र चवन्नक है ना, ये 4, ये बाद में आते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अग्र, ये जो चवन्नक है मूलर, ये जो बाद में आते हैं, इसको कहा जाता है अक्ल वाला दांत। अक्ल वाला दांत कहा जाता है, यानी कि विजडम टूथ कहा जाता है, विजडम टूथ। विजडम टूथ, अकल से इसका कोई लेना देना नहीं रहता है, विजडम टूथ कहते हैं इसको। ठीक है, तो बच्चों में कौन सा नहीं पाया जाता? बच्चों में प्रीमोलर, यानी कि अग्र चवन्नक नहीं पाया जाता, और एक चवन्नक भी नहीं होता है, जिसे हम विजडम टूथ यानी कि अक्ल वाला दांत कहते हैं, जो सबसे आखिरी का होता है। ये 2 दांत बच्चों में नहीं उपस्थित होते हैं। यानी कि 8 अग्र चवन्नक और 4 चवन्नक मिला के कितने हो जाते हैं? 12। तो 12 दांत बच्चों में नहीं होते हैं। तो इसीलिए 12 बच्चों में कितने दांत होते हैं? तो 20 दांत होते हैं, 20। 20 और 12 32। डेंटल फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है कि डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? डेंटल फॉर्मूला, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। तो डेंटल फॉर्मूला आप याद रखना कि आपके पास में कृंतक कितने हैं, उसके बाद में रदनक कितने हैं, उसके बाद में आपके पास में जो अग्र चवन्नक हैं वो कितने हैं, और चवन्नक कितने हैं।
चवन्नक कितने हैं। तो कृंतक आपके पास में कितने होते हैं, अगर मैं यहां से देखूं, अगर मैं यहां से अगर इसका पार्टीशन करूं, यहां से अगर मैं इसको बीच में से सेपरेट करूं, बीच में से सेपरेट करूं, और यहां से तो मैंने सेपरेट कर दिया है, यानी कि ये बीच में से सेपरेट कर दिया, तो यहां पर कितने हैं 8 दांत, यहां पर कितने हैं 8 दांत, कुल मिला के कितने हो गए 16, यहां पर कितने हैं 8 और यहां पर कितने हैं 8। तो अब मैं अगर देखता हूं तो मुझे जो डेंटल फॉर्मूला है वो कैसा मिलेगा, यहां पर 8, यहां पर 8, यहां पर 8 और यहां पर 8, और ये 8 कौन कौन से होंगे, यहां पे 2 1 2 3 और यहां पे 2 1 2 3, ये होता है आपका डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला कि अगर यहां से जब हम ऐसा सेपरेट कर रहे हैं और यहां से ऐसा सेपरेट कर रहे हैं, तो एक साइड ये जो हमारे दांत हैं और ये जो हमारे दांत हैं, यहां से पूरे ऐसे करके 16 दांत हैं और यहां से पूरे ऐसे 16 दांत है, और बीच में से पार्टीशन किया तो यहां 8, यहां 8, यहां 8 और यहां 8। तो ये 8 कौन से हैं, तो ये 8 हैं, 2 कृंतक हैं, 1 रदनक है, 2 अग्रचवन्नक है और 3 चवन्नक है। और ऐसे ही यहां पर देखेंगे तो यहां पर 2 कृंतक, 1 रदनक, 2 अग्रचवन्नक और 3 चवन्नक। समझ में आ गया, डेंटल फॉर्मूला समझ में आ गया, 2 1 2 3। चलिए, तो दांतों के माध्यम से क्या हो गया, दांतों के माध्यम से जो भोजन है उसको बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अब क्या होगा, खाना तो अभी भी मुख में है, हमारे मुंह में पाई जाने वाली जो लार ग्रंथि है वो लार बनाती है, लार बनाती है और जीव की मदद से लार भोजन में मिल जाता है। तो लार ग्रंथि, अब हमारे मुख के अंदर लार ग्रंथि है, तो देखो हमारे मुख के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जो लार बनाने का काम करती है। इन ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं, इन ग्रंथियों को हम कहते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड, क्या कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, इनका काम क्या हो जाता है, इनका काम हो जाता है लार बनाना, और प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर जो लार होती है वो हमारे शरीर में बनती है। इस लार का जो पीएच होता है वो होता है 6.8। लार का जो पीएच है वो कितना होता है, 6.8 होता है, 6.8। ये लार ग्रंथि कितनी है, 3 प्रकार की है, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर। हिंदी इंग्लिश में सेम है, हिंदी इंग्लिश में सेम है। बेसिक कहां से हो जाएगा, बेसिक होता है 7 से ज्यादा। ये थोड़ा सा स्लाइटली कैसा है, थोड़ा एसिडिक की तरफ है, न्यूट्रली का हो, इसे तो न्यूट्रली होता है, ठीक है, न्यूट्रल के पास में। तो 3 प्रकार की लार ग्रंथि हैं, पैरोटिड, सब लिंगुअल और सब मैंडिबुलर। इन तीनों का काम क्या हो जाता है, इन तीनों का काम हो जाता है लार बनाने का। अब हमारे हमारे मुख के अंदर लार बन गई है, लगभग 1 से 1.5 लीटर लार डेली बनती है। इस लार में क्या होता है, तो इस लार में होते हैं एंजाइम। इस लार में, ये लार क्या है, लार है रस, लार है एक प्रकार का रस यानी कि जूस जो इन ग्रंथियों ने बनाया है। तो इस लार में क्या होंगे, एंजाइम होंगे, और ये एंजाइम कौन से होते हैं, तो ये एंजाइम होते हैं, एक का नाम होता है अमाइलेज, अमाइलेज एंजाइम, हिंदी इंग्लिश में सेम है, जिसे हम कहते हैं टाइलिन, PTYLIN, टाइलिन एंजाइम। दूसरा होता है अमाइलेज, फिर होता है हमारा लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम। और तीसरा होता है हमारे पास में अमाइलेज है, लाइसोजाइम है और माल्टेज, माल्टेज। तो ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं हमारे लार में। कौन कौन से, अमाइलेज जिसे हम टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं, फिर होता है माल्टेज एंजाइम और फिर होता है लाइसोजाइम। अमाइलेज जिसे हम टाइलिन कहते हैं, ये मुख में पाया जाने वाला मेन एंजाइम है, और इसी का काम क्या होता है, इसी का काम होता है पाचन का, और ये किस चीज को तोड़ देता है, तो ये हमारे मुख के अंदर हमने भोजन में अगर कार्बोहाइड्रेट को खाया है तो ये टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा। वहीं पर माल्टेज का काम क्या हो जाता है कि जो टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा तो उसके बाद में माल्टेज एंजाइम उसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। तीसरा होता है हमारे मुख में लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम जो होता है, इसका काम होता है कि खाने में जो भी बैक्टीरिया आए हैं, जो भी जीवाणु आए हैं, इन बैक्टीरियाओं को नष्ट करना।
तो समझ में आया कि मुख में लार है, लार में एंजाइम है, और एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन एंजाइम है। टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू कर देता है। वहीं पर माल्टेज एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट को और ज्यादा छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, और लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है जो भी भोजन में मिलते हैं। और अब ये जो लार है वो जीभ के माध्यम से, भोजन जो है वो जीभ के माध्यम से हमारे पूरे लार में अच्छी तरीके से मिल जाता है। और जीभ जो होती है, तो जीभ काय के लिए होती है? जीभ होती है टेस्ट के लिए। ये किसके लिए होती है? ये होती है टेस्ट की पहचान करने के लिए, स्वाद की पहचान करने के लिए। तो आगे वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये मीठे टेस्ट को पहचान करता है, मीठा टेस्ट। फिर थोड़ा सा बड़ा हिस्सा जो है, ये जो साइड वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हिस्सा थोड़ा नमकीन, नमकीन को पहचानता है। किसको? नमकीन टेस्ट को, सॉल्टी। ये वाला जो होता है, ये साइड वाला, ये थोड़े सोर टेस्ट को पहचानता है। सोर का मतलब क्या होता है? खट्टा, खट्टा टेस्ट, खट्टे को। और वहीं पर ये जीभ का ये वाला जो अंदर वाला भाग होता है, ये वाला जो भाग है, ये बिटर यानी कि कड़वा, कड़वे भाग को पहचानता है। समझ में आया? तो हमारे मुख के अंदर होती है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में एंजाइम टाइलिन, माल्टेज और लाइसोजाइम, जिसमें से टाइलिन और माल्टेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, और लाइसोजाइम जो है वो बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इतनी चीज याद रखना है। तो लार एक प्रकार का जलीय तरल होता है, इसीलिए यह भोजन को हमारे मुंह में गीला कर देता है और उसे आसानी से मिलाने में, आसानी से निगलने में मदद करता है। एंजाइम का स्त्राव लार ग्रंथियां रासायनिक पाचन में मदद करती हैं। तो जो लार ग्रंथियां होती हैं, तो उसमें केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो एक प्रकार का जूस होता है लार। तो उसमें केमिकली क्या होता है? डाइजेशन होता है, रासायनिक पाचन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसमें और ज्यादा चीजें जो हैं वो छोटी छोटी चीजों में टूटना स्टार्ट हो जाती हैं। मनुष्य की लार में एक एंजाइम पाया जाता है। देखो, मनुष्य की लार में एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जिसे हम कहते हैं लार अमाइलेज या फिर सलाइवरी अमाइलेज इंग्लिश में। तो सलाइवरी अमाइलेज, जिसे हम लार अमाइलेज भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? टाइलिन एंजाइम। टाइलिन, ये टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का एक विशेष प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं स्टार्च, और स्टार्च होता है पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट। ये स्टार्च पेड़ पौधों में प्राप्त होता है, जैसे आलू है, आलू, वो स्टार्च का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, उनको हम खाते हैं तो उसमें भी स्टार्च होता है। तो अगर हम हरी पत्तेदार सब्जियां खा रहे हैं तो उसमें स्टार्च है, और स्टार्च मुख में ही टूट जाएगा टाइलिन एंजाइम से। तो ये सलाइवरी अमाइलेज, जैसे हम लार अमाइलेज भी कहते हैं, उसको टाइलिन भी कहते हैं, टाइलिन भी कहते हैं। ये भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाता है, यानी कि स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। तो स्टार्च टूट जाता है कहां पर? तो हमारे मुख में। इसीलिए स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। लेकिन भोजन बहुत कम समय के लिए मुख में रहता है, इसीलिए मुंह में भोजन का पाचन अधूरा रह जाता है, यानी कि पूरा पाचन नहीं होता मुख में, क्योंकि बहुत कम समय पर रहता है। उसके बाद में यही भोजन जो है कहां चला जाता है? तो हमारी ग्रसिका में चला जाता है, यानी कि ईसोफेगस पाइप में चला जाता है। अब ये जो भोजन है, ये हमारे मुख से कहां पहुंच जाता है? तो ये भोजन की नली में पहुंच जाता है, ईसोफेगस पाइप में। यानी कि ये जो भोजन है वो गोल गोल रूप में आ जाता है। किसमें? गोल गोल रूप में। और जब ये भोजन गोल रूप में रहता है, इसको हम कहते हैं बोलस। बोलस, तो याद रखना, बोलस किसको कहते हैं? BOLUS, बोलस। बोलस किसको कहते हैं? बोलस जब भोजन हमारे मुख से ईसोफेगस यानी कि भोजन नली में पहुंचता है, तो उसको हम बोलस कहते हैं, बोलस। अब आहार नली यानी कि हमारी ग्रास नली के माध्यम से थोड़ा पचा हुआ भोजन पेट में पहुंचता है। तो ये जो भोजन है, ये ऊपर से लेके नीचे आएगा, और कहां पहुंचेगा? हमारे अमाशय में पहुंचेगा, यानी कि हमारे पेट में पहुंचेगा, और वहां भोजन है 3 घंटे तक रुकेगा। तो ये पेट में पहुंचता है। आहार नली की दीवारों में मांसपेशियां होती है, यानी कि ये जो आहार नली है, ये किससे बनी है? ये मांसपेशियां यानी कि मसल्स से बनी है, मसल्स। और मसल्स का ये गुण होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, यानी कि संकुचन और अनुचलन चलता है। तो बारी बारी से इनमें सिकुड़न और ये जो मसल्स है ये फैलती है, तो ये सिकुड़ती है और फैलती है। तो जब ये सिकुड़ती हैं तो भोजन नीचे जाता है, जब फैलती हैं तो भोजन इसमें आता है। तो ये चीजें चलती रहती हैं। देखो, अभी ये फैल गई है, अभी ये फैल गई है,
और यहाँ पर देखो ये अंदर से ये सिकुड़ गई है, तो सिकुड़ने से ये भोजन नीचे की तरफ जा रहा है, और जब फैल गई है तो ये भोजन इसमें आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, बारी-बारी से सिकुड़न और ये मांसपेशियां फैलती हैं। जब थोड़ा पचा हुआ भोजन आहार नली में पहुंचता है तो दीवारें सिकुड़ने और फैलने लगती हैं। इसे क्रमिक वृत्तों से सिकुड़ने वाली गति यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। जब भोजन आहार नली में होता है, तब याद रखना कि भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता। यानी कि आप कहो कि पूरी आहार नाल में किस जगह पर पाचन नहीं होता, तो हमारी जो भोजन नली होती है यानी कि ईसोफेगस पाइप होता है, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है। जो बोलस है वो सीधे बॉल के रूप में हमारे ग्रेसिका पाइप से ईसोफेगस से अमाशय में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जो भोजन यहाँ से ऊपर से नीचे पहुंच रहा है, वो कैसे? वो मसल के कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के कारण पहुंच रहा है, संकुचन अनुशीतलन के कारण पहुंच रहा है। तो इस मूवमेंट को, जो भोजन आहार नली में ये जो गति होती है हमारे भोजन की ऊपर से नीचे आने की, इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि हिंदी में कहते हैं क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन, पेरिस्टालसिस, इसको हम क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस। और पेरिस्टालसिस होते हुए ये भोजन जो है कहां पहुंच जाता है? अमाशय में पहुंच जाता है। तो भोजन जो है अब अमाशय में पहुंच जाता है। देखो ये है हमारी ग्रास नली, यानी कि ये है हमारी ईसोफेगस, और ईसोफेगस के बाद में ये भोजन कहां पर पहुंच गया? तो भोजन पहुंच गया हमारे अमाशय में। अमाशय यानी कि हमारे पेट में। अब पेट में जैसे ही भोजन पहुंचता है तो आप जानते हो हमारे पेट में भरी होती है एक एसिड। हमारे पेट में भरी होती है एक एसिड जिसे हम कहते हैं HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl पेट में होती है एसिड, यानी कि HCl, और HCl का पीएच होता है 1 से 2। इसका जो पीएच होता है वो 1 से 2 होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है ये बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, यानी कि एसिडिक होता है। एसिडिक क्योंकि इसका पीएच मान 1 से 2 है, 1 से 2 के बीच में, इसीलिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। बाथरूम को साफ करने के लिए भी यही एसिड का इस्तेमाल करते हैं, HCl का। जब बाथरूम वगैरह गंदी होती है ना, हाँ, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है HCl। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड पाई जाती है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहां से आती है? तो देखो हमारी जो पेट होता है ना, हमारी ये जो अमाशय होती है, ये जो अमाशय, तो ये अमाशय की जो आंतरिक परत होती है, ये अंदर वाली जो परत होती है, ये अंदर वाली लेयर, इस परत में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक कोशिका, इनको हम कहते हैं ऑक्जेंटिक कोशिका। ये ऑक्जेंटिक कोशिका का काम होता है HCl को बनाने का। किसको बनाने का? HCl को बनाने का। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन बनाता है? हमारे पेट की आंतरिक दीवारें में जो कोशिकाएं होती हैं जिसे हम कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल। क्या कहते हैं? ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल। ये ऑक्जेंटिक सेल किसको बना देती हैं? ये ऑक्जेंटिक सेल बना देती हैं HCl को। और HCl क्या करता है? तो HCl का मुख्य कार्य हो जाता है कि भोजन के साथ में अगर कुछ भी बैक्टीरिया रह गए हैं तो वो बैक्टीरिया को ये HCl क्या कर लेगा? खत्म कर देगा, क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग एसिड में बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, है ना, तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। तो HCl का काम होता है बैक्टीरियाओं को नष्ट करने का। वहीं पर अब ये भोजन जो है वो पेट में आ गया है, और पेट में भोजन कितने टाइम तक रहेगा? तो लगभग ये रहेगा 3 घंटे तक। तो 3 से 4 घंटे तक जो भोजन है वो कहां पर? हमारे अमाशय में रहता है। अब अमाशय के कितने भाग होते हैं? तो अमाशय के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला होता है कार्डिया, दूसरा होता है फंडस, हिंदी इंग्लिश में सेम है, और तीसरा होता है पाइलोरस। ये तो हमारे भाग होता है जिसमें एसिड पाई जाती है, जिसमें भोजन आता है। तो 3 मुख्य भाग होते हैं पेट के। एक होते हैं कार्डिया। कार्डिया नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि पेट जो होता है हमारा वो हृदय से बहुत पास में होता है, हृदय के बहुत करीब होता है। तो हृदय को कार्डियो कहते हैं, इसीलिए हृदय के जस्ट पास होने के ये जो अमाशय का भाग है, पहला भाग, इसे हम कहते हैं कार्डिया। ये जो भाग है अमाशय का, इसको हम कहते हैं कार्डिया। कार्डिया। दूसरा भाग जो होता है, ये भाग जिसमें HCl होता है, तो इसको हम सामान्य अमाशय कहते हैं। इसके बाद में तीसरा जो भाग होता है, तीसरा भाग यही, ये है पहला वाला कार्डिया। इसके बाद में ये जो दूसरा भाग है इसको हम कहते हैं फंडस। दूसरे भाग को हम कहते हैं फंडस। और फिर ये HCl भरी हुई है, और इसके बाद में ये आ जाता है हमारा तीसरा वाला महत्वपूर्ण भाग जिसको हम क्या कहते हैं? पाइलोरस। ये सबसे महत्वपूर्ण है, पाइलोरस। ये वाला भाग जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है, पाइलोरस। पाइलोरस।
पाइलोरस। पाइलोरस इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाइलोरस की आंतरिक दीवारों पर यानी कि इसकी लेयर में जो लेयर होती है, इसकी आंतरिक जो परत होती है पाइलोरस वाले भाग की, इस आंतरिक परत परत में एक ग्रंथि उपस्थित होती है जिसे हम कहते हैं जठर ग्रंथि। जिसे हम क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड अपने एंजाइम्स को निकालेंगी और ये एंजाइम्स होते हैं पेप्सिन और रेनिन एंजाइम। पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन। तो यहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो जठर ग्रंथि है, ये दो एंजाइम निकालती है, पेप्सिन और रेनिन। और ये पेप्सिन एंजाइम जो है, ये प्रोटीन का पाचन करना स्टार्ट कर देता है। किसका पाचन? प्रोटीन को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। प्रोटीन प्रोटीन का पाचन। तो आपको पता है मुख के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो गया था, लेकिन मुख में प्रोटीन टूटना स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि प्रोटीन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत जटिल होता है। तो वो पेट में टूटता है जब पेट में पेप्सिन एंजाइम आता है। कहां से? तो जठर ग्रंथि से, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से। तो पेप्सिन एंजाइम निकलता है और वो प्रोटीन को तोड़ना स्टार्ट करता है और प्रोटीन टूटता है। साथ ही साथ में एक और एंजाइम है, रेनिन एंजाइम। ये किसको तोड़ता है? तो दूध, जैसे अगर हम दूध पी रहे हैं तो दूध में एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं कैसीन। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे कैसीन प्रोटीन कहते हैं। और ये जो दूध के प्रोटीन को ये रेनिन एंजाइम क्या करता है? दूध के प्रोटीन को, कैसीन को तोड़ना स्टार्ट करता है। तो रेनिन का काम होता है कैसीन प्रोटीन को तोड़ना और पेप्सिन का काम होता है ओवरऑल भोजन के प्रोटीन को तोड़ना। तो समझ में आया अमाशय का काम कि अमाशय में क्या हो रहा है? अमाशय का काम समझ में आया? अमाशय में क्या हुआ? अमाशय में क्या हुआ है? ठीक है। तो अमाशय, अमाशय अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के आकार वाला होता है। ये जे जैसा बनता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में देखें तो इसका आकार जो है वो जे आकार, जे अक्षर के समान होता है जो पेट की बाईं तरफ होता है। अमाशय जो है सर, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम सुनो, एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम एक प्रकार के कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम एक प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक होते हैं जो क्या करते हैं? भोजन को तोड़ने का काम करते हैं, भोजन को ब्रेक करते हैं, ब्रेक। और ये एंजाइम कहां से आते हैं? तो ये एंजाइम आते हैं ग्रंथियों से, यानी कि ग्लैंड से। ग्लैंड्स से। अब ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? तो ये ग्लैंड्स सभी यही हैं। पहले लार ग्रंथि पड़ी, फिर उसके बाद में गैस्ट्रिक ग्लैंड पड़ी, यानी कि जठर ग्रंथि पड़ी। समझ में आया एंजाइम का मतलब क्या है? एंजाइम में एक प्रकार के प्रोटीन कह सकते हैं हम, एक प्रकार के कैटलिस्ट कह सकते हैं, एक प्रकार के उत्प्रेरक कह सकते हैं जो रासायनिक जो अभिक्रिया होगी तो उसको तेज करने का काम करेगी, उसको और ज्यादा तोड़ने का काम करेगी। तो जो पेट के बाई तरफ होता है, भोजन पेट में करीब 3 घंटों तक पीसा जाता है। इस दौरान भोजन और भी छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और अर्ध ठोस पेस्ट बन जाता है, यानी कि सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाता है हमारे पेट में। पेट की दीवारों में उपस्थित ग्रंथियां जिसे अमाशय रस या गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। तो जो पेट में उपस्थित जो ग्रंथि होती है जिसे हम जठर ग्रंथि कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, ये एक रस को निकालती है जिसको हम अमाशय रस कहते हैं, यानी कि गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इस गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स होते हैं जिसको हम पेप्सिन और रेनिन कहते हैं। तो ये अमाशय रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस का स्त्राव करती है और इससे तीन पदार्थ होते हैं। इसमें 3 पदार्थ होते हैं। कौन कौन से? इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसमें पेप्सिन एंजाइम होता है और इसमें म्यूकस होता है। म्यूकस। तो एंजाइम की बात कर ली हमने कि पेप्सिन होता है और इसमें नहीं लिखा, इसमें रेनिन एंजाइम भी होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड का ही काम होता है रेनिन एंजाइम को निकालना। तो ये पेप्सिन होता है और रेनिन होता है। पेप्सिन है और रेनिन है। साथ ही साथ इसमें क्या होगा? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि ये वाले भाग में है, तो पेट के अंदर ये वाले भाग में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और क्या है? म्यूकस है। तो म्यूकस का काम अभी बताना है मुझे, क्या होता है म्यूकस का काम?
चलिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति के कारण जो भोजन है वो कैसा हो जाता है? अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। जैसे ही भोजन पेट में पहुंचेगा अमाशय में, तो अमाशय में HCl है जो कि एसिड है, तो हमारा भोजन उससे टकराएगा तो वो भी कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, वो भी अम्लीय हो जाएगा। तो भोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में मिलके अम्लीय हो जाता है। और पेप्सिन एंजाइम क्या करती है? भोजन में मौजूद प्रोटीन का पाचन शुरू कर देती है, प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देती है पेप्सिन एंजाइम। और प्रोटीन का पाचन पेट से शुरू होता है। तो देखो, मुख से कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ और पेट से प्रोटीन का पाचन हुआ। वहीं पर अगर देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है, तो इसका काम होता है सबसे पहले तो पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करना, यानी कि उसको एक्टिवेट करना। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को तोड़ने का, लेकिन ये पेट के अंदर पड़ा रहता है पेप्सिन एंजाइम, ये प्रोटीन को तोड़ता नहीं है। क्यों नहीं तोड़ता? क्योंकि जब तक इसको सिग्नल नहीं मिल जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है पेप्सिन को चालू करना, और दूसरा काम है बैक्टीरिया को मारना। बस दो काम होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो अमाशय में निकला है उसका काम है पेप्सिन को चालू करना, क्योंकि पहले पेप्सिन जो है वो निष्क्रिय अवस्था में पड़ा होता है पेप्सिनोजेन के रूप में ये निष्क्रिय अवस्था में पड़ा होता है। ये किसी का पाचन नहीं करता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको क्या कर देता है? चालू कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। और ये पेप्सिनोजेन किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में, और ये पेप्सिन प्रोटीन का पाचन स्टार्ट कर देता है। तो पहला काम तो पेप्सिन को चालू करना है और दूसरा काम बैक्टीरिया का नष्ट करना है। अब बात आती है म्यूकस की, कि म्यूकस क्या करता है। तो देखो, पेट की दीवारों को उसके खुद के द्वारा स्त्रावित किए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। यानी कि भोजन एसिडिक हो गया है ना? तो ये म्यूकस क्या है? म्यूकस एक प्रकार की झिल्ली है। म्यूकस एक प्रकार की झिल्ली, ये है एक प्रकार की झिल्ली जो हमारे अमाशय के अंदर पड़े HCl से हमारे पेट को नुकसान नहीं पहुंचने देती। नहीं तो अगर ये म्यूकस नहीं हो तो हमारे पेट में छाले हो जाएंगे, हमारे पेट में क्या हो जाएंगे? हमारे पेट में अल्सर हो जाएंगे, अल्सर, बहुत सारे छाले उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये एक प्रकार का द्रव होता है जो हमारे पेट को, हमारे अमाशय को HCl से बचाता है। तो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या है? स्त्रावित म्यूकस पेट की दीवारों को उसके खुद के द्वारा स्त्रावित किए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। नहीं तो इस एसिड से पेट में अल्सर बन जाता है, यानी कि छोटी छोटी गठाने बन जाएंगी, छाले हो जाएंगे। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन पेट से कहां पहुंचेगा? छोटी आंत में पहुंचेगा। अब पेट से, अब ये भोजन जो पच चुका है 3 घंटे रुकने के बाद, अब ये भोजन कहां पहुंचेगा? तो ये छोटी आंत में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? छोटी आंत में पहुंचेगा, छोटी आंत में। और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, जिसमें से ड्यूडेनम को हम हिंदी में कहते हैं ग्रहणी। ड्यूडेनम को हिंदी में कहते हैं ग्रहणी, और जेजुनम और इलियम को जेजुनम इलियम ही कहते हैं। तो ड्यूडेनम जो है ग्रहणी, तो अब भोजन जो है छोटी आंत के पहले भाग में पहुंचता है ड्यूडेनम में, फिर पहुंचता है जेजुनम में, फिर पहुंचता है इलियम में। तो ड्यूडेनम जो होता है, ड्यूडेनम में हो जाता है पूर्ण पाचन यानी कि कंप्लीट डाइजेशन, यानी कि जो भी भोजन में खाया उसका पूर्ण पाचन जो है वो ग्रहणी के अंदर हो जाएगा, यानी कि ग्रहणी में पूर्ण पाचन, कंप्लीट डाइजेशन होता है। फिर कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। अब भोजन का कोई डाइजेशन नहीं होना है, छोटी आंत के पहले भाग में ही पूरा डाइजेशन हो गया, बचा हुआ जितना डाइजेशन था, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे मुख से स्टार्ट हो गया, पेट से अमाशय के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। लेकिन अभी भी आप कहें कि सर फैट का डाइजेशन, वसा का डाइजेशन, तो अभी तक नहीं हुआ। तो वसा का डाइजेशन होगा हमारे ग्रहणी में, तो वसा का डाइजेशन भी हमारे ग्रहणी में स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पूर्ण रूप से तीनों के पाचन जो हैं वो ग्रहणी में हो जाएंगे और यहीं पर पाचन खत्म हो जाएगा। पाचन के बाद आपको पता है स्टार्ट होता है अवशोषण, यानी कि अब्जॉर्प्शन। तो खाना जो है वो ड्यूडेनम के बाद में पहुंचेगा जेजुनम, और जेजुनम के बाद में पहुंचेगा इलियम। तो इलियम के पास में जब पहुंचता है, ये जो तीसरा भाग है इलियम, तो इलियम के पास में होते हैं रसांकुर। क्या होते हैं? रसांकुर होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में माइक्रोविलाय। इलियम के पास में होते हैं रसांकुर, जिसे हम कहते हैं माइक्रोविलाय। तो ये माइक्रोविलाय जो होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं, ऐसे ये माइक्रोविलाय छोटे छोटे से होते हैं जो फैलकर अपना आकार बड़ा कर लेते हैं, यानी कि उनके अंदर भोजन को ये फंसा लेते हैं और अपने
इस प्रकार से ट्रैप कर लेते हैं और उस भोजन को धीरे 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 क्या करते थे, चूसते रहते हैं। यानी कि इलियम में क्या होता है, इलियम में होता है अवशोषण। क्या होता है इलियम में, अवशोषण यानी कि अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन किस चीज का अब्जॉर्प्शन होता है, तो पोषक पदार्थों का। पोषक पदार्थों का जो भी हमने खाया अभी तक, जिसका भी पाचन हो गया ना ग्रहणी में, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट, इनका पाचन हो गया ना ग्रहणी में। अब ये भोजन कहां पहुंच गया, इलियम में। तो अब ये पचे हुए भोजन में जिसका पाचन हो चुका है, उसमें से पोषक पदार्थों को, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट को निकालना शुरू कौन कर देगा, तो इलियम कर देगा। यानी कि छोटी आंत के पहले भाग में पूर्ण पाचन हो जाएगा और छोटी आंत के अंतिम भाग से अवशोषण शुरू हो जाएगा, अब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि पोषक पदार्थों का अवशोषण स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसके बाद में पेट से निकलने वाला भोजन रंध्र संकोचक पेशी यानी कि स्पिंक्टर मसल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी कि पेट से ये जो भोजन निकल रहा है ना, तो यहां पे कुछ मांसपेशियां लगी हैं जो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिसके माध्यम से ये भोजन जो है वो इसमें छोटी आंत में आता है, छोटी आंत में आता है। एक वयस्क पुरुष में छोटी आंत, तो छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अब भोजन किसमें आ गया, छोटी आंत में, और ये छोटी आंत हमारी आहार नाल की सबसे बड़ा हिस्सा होता है। आहार नाल यानी कि 32 फीट, 32 फीट यानी कि 9 मीटर, 9 मीटर, और उस 9 मीटर में से 6.5 मीटर लंबी क्या होती है, तो यही छोटी आंत होती है, छोटी आंत। बहुत पतला होने के कारण इसे छोटी आंत भी कहा जाता है। यानी कि अब आप जानते हो कि ये पूरी आहार नाल की सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग, लेकिन फिर भी इसे छोटा क्यों कहा जाता है, तो छोटा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पतला है, पतला है। लेकिन जो ये देखो हिस्सा, ये छोटी आंत जो है ये पतली होने के कारण छोटी कहलाती है। और इसके बाद में है बड़ी आंत, तो ये बड़ी आंत छोटी आंत से छोटी है लेकिन फिर भी बड़ी कहलाती है। तो क्यों, क्योंकि ये चौड़ी है, तो चौड़ी होने के कारण ये आंत जो है ये बड़ी है, और ये पतली है, इस कारण से ये आंत छोटी है। लंबी क्या है, ये तो छोटी आंत जो है वो सबसे लंबी है, 6.5 मीटर की है, सबसे लंबी है, लंबी है। लेकिन इसको सबसे लंबी लंबी आंत कहेंगे इसको, लेकिन ये लंबी आंत के साथ इसको क्या कहते हैं, हम छोटी आंत कहते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत इसको क्यों कहते हैं, ये तो सबसे लंबी है तो इसको छोटी क्यों कहते हैं, जब सबसे लंबी है तो छोटी क्यों कहते हैं, छोटी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये पतली है, पतली होने के कारण ये छोटी है, और ये चौड़ी होने के कारण ये बड़ी आंत है, चौड़ी होने के कारण ये बड़ी आंत है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि भाई छोटी आंत को छोटा क्यों कहा जाता है, और बड़ी आंत को, जो कि छोटी आंत को छोटा क्यों कहा जाता है, जो कि वो आहार नाल की सबसे बड़ी होती है, तो उसे छोटा क्यों कहते हैं। और बड़ी आंत जो कि छोटी आंत से छोटी होती है, फिर भी उसे बड़ी आंत कहते हैं, तो ऐसा क्यों, तो आप क्या बोलोगे, सर जो छोटी आंत है उसको छोटा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, वो पतला होता है, उसका आयतन पतला होता है, वॉल्यूम उसकी पतली होती है। और बड़ी आंत जो होती है वो छोटी आंत से छोटी होने के बावजूद भी बड़ी कहलाती है क्योंकि वो चौड़ी होती है। तो यहां पर बहुत पतला होने के कारण इसे छोटी आंत भी कहा जाता है। और छोटी आंत हमारे पेट में एक कुंडल के रूप में व्यवस्थित होती है। मनुष्यों में छोटी आंत भोजन के संपूर्ण पाचन यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का स्थान लेती है। यानी कि मनुष्य में जो छोटी आंत है जिसके 3 भाग हैं, कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, यानी कि ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो यहीं पर ये जो ड्यूडेनम वाला भाग है यानी कि ग्रहणी वाला जो भाग है, तो इसी ग्रहणी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है। क्या होता है, संपूर्ण पाचन होता है, कंप्लीट डाइजेशन। छोटी आंत जो है वो 2 ग्रंथियों के स्त्राव को प्राप्त करती है। अब ये चीज महत्वपूर्ण है कि जो छोटी आंत है, छोटी आंत
ग्रंथियों के स्त्राव को प्राप्त करती है। एक होता है जिगर और दूसरा होता है अग्नाशय। अब इस चीज को समझो, जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, तो भोजन पहुंच गया है छोटी आंत में, और छोटी आंत के कौन से, ग्रहणी वाले भाग में, यानी कि ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम वाले भाग में अब भोजन हमारा आ गया है। अब ड्यूडेनम में क्या होता है, छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में क्या होता है कि दो ग्रंथियां अपने स्त्राव को छोटी आंत में भेजती हैं, ग्रहणी में भेजती हैं। ये दो ग्रंथि कौन सी है, एक तो है यकृत यानी कि लिवर, और दूसरी होती है अग्नाशय, जिसे हम कहते हैं पेंक्रियास। तो यकृत जो है, यकृत जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। और अग्नाशय क्या है, ये हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। और यकृत का काम क्या होता है, यकृत का काम, अब ये ग्रंथि है तो अपने रस का स्त्रावण करेगी, और इसका जो रस है वो कौन सा है, पित्तरस। इसका जो रस है वो कौन सा है, पित्तरस, यानी कि बाइल जूस, बाइल जूस, बाइल जूस, बाइल जूस। और ये बाइल जूस कहां पर आ जाता है, तो ये बाइल जूस आ जाता है छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में, और ग्रहणी वाले भाग में ये क्या करता है, तो ये बाइल जूस क्या काम करता है, तो ये बाइल जूस का काम होता है वसा को तोड़ने का, यानी कि ये क्या करता है, तो वसा का पायसीकरण करता है, वसा का पायसीकरण करता है, पायसीकरण करता है, पायसीकरण यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब समझो इसे क्या होता है, देखो क्या हुआ कि कार्बोहाइड्रेट मुख में टूटना स्टार्ट हो गया, प्रोटीन पेट में टूटना स्टार्ट हो गया, लेकिन फैट जो होता है ना वो इतना जटिल होता है, कह सकते हो कि ढीठ होता है कि वो कहीं नहीं टूटता, वो सीधे आके ग्रहणी में टूटता है। और ग्रहणी में भी तब जाके टूट पाता है जब यकृत से आने वाला, यानी लिवर से आने वाला जो बाइल जूस है, यानी कि पित्तरस है, वो ग्रहणी में पहुंचता है। तो जैसे ही पित्तरस ग्रहणी में पहुंचेगा बाइल जूस, तो वो क्या करेगा, वसा को गोल गोल घुमाएगा, वो क्या करेगा, वसा को गोल गोल घुमाएगा, उसको इमल्सिफाई करेगा, उसका पायसीकरण करेगा, और वसा यहां पर गोल 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 घूमने से वो कैसा हो जाएगा, जटिल से कैसा हो जाएगा, थोड़ा सरल सा हो जाएगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, वो सिंपल टूटेगा नहीं, लेकिन कैसा हो जाएगा, थोड़ा लचीला हो जाएगा, यानी कि टूटने के लिए अब वो तैयार हो जाएगा, टूटने के लिए तैयार हो जाएगा। और यहीं पर एक ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं पेंक्रियास, और पेंक्रियास जो है जिसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, पेंक्रियास यानी कि अग्नाशय। तो ये मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या होता है, मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि। अब मिश्रित ग्रंथि जो है इसका काम क्या होता है कि ये, नहीं ऐसा कुछ नहीं है 85 और 15%, ऐसा कुछ नहीं है, परसेंटेज का कोई रोल नहीं है। तो मिश्रित इसको क्यों कहते हैं, मिश्रित इसलिए क्या कहते हैं क्योंकि ये अंत स्त्रावी भी होती है, अंत स्त्रावी ग्रंथि का भी काम करती है, यानी कि ये एंडोक्राइन का भी काम करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है, और ये एक्सोक्राइन की तरह भी काम करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है, यानी कि ये वाह स्त्रावी की तरह भी काम करती है। कैसा करती है, वाह स्त्रावी का काम। तो वाह स्त्रावी जो ग्रंथियां होती हैं इनका काम होता है रस को स्त्रावण करना, और इस रस में होते हैं एंजाइम। वहीं पर अंत स्त्रावी ग्रंथियों का काम होता है हार्मोन का स्त्रावण करना, क्या करना, हार्मोन को बनाना, हार्मोन को, और ये हार्मोन हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। तो पेंक्रियास जो है, अग्नाशय जो है, ये अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। क्यों, क्योंकि ये अंतस्त्रावी की तरह हार्मोन का भी स्त्रावण करती है, और एक्सोक्राइन यानी कि बाह्य स्त्रावी की तरह ये रस का भी स्त्रावण करती है। तो अग्नाशय कौन सा रस निकालती है, तो ये निकालती है अग्नाशय रस। क्या निकालती है, अग्नाशय रस, यानी कि पेंक्रियाटिक जूस। क्या निकालती है, पेंक्रियाटिक जूस। वहीं पर ये हार्मोन कौन से निकालती है, तो देखो यहां पर
ये जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय अंतःस्रावी की तरह काम करती है, यानी कि अग्नाशय ग्रंथि के पास में क्या होती हैं, कुछ कोशिकाएं होती हैं। अग्नाशय के पास में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसे हम कहते हैं अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका। तो ये कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कहां से आती हैं, तो अग्नाशय के पास में होते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स, यानी कि लैंगरहैंस की द्वीपिका, लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है किसके पास, लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है अग्नाशय के पास, जिसके पास मौजूद है 3 सेल, अल्फा बीटा और डेल्टा। और ये अपने हार्मोन निकालते हैं। तो अल्फा कोशिका किसको निकालता है, तो अल्फा कोशिका निकालता है ग्लूकागोन हार्मोन को, और बीटा सेल्स निकालते हैं इंसुलिन हार्मोन को, और डेल्टा सेल निकालते हैं सोमेटोस्टेटिन को। किसको, सोमेटोस्टेटिन को। ये 3 हार्मोन निकलते हैं, 3 हार्मोन। और जिसमें से ये इंसुलिन जो है वो हमारे शरीर में जाके हमारे शुगर को कंट्रोल कर लेता है, यानी कि हमारी जो चीनी है रक्त में उसको नियंत्रित कर लेता है। ग्लूकागोन क्या करता है, तो ग्लूकागोन यानी कि ये इंसुलिन क्या करता है, तो इंसुलिन जो शुगर में से जो कंट्रोल कर रहा है, यानी कि ये जो शुगर चीनी यानी कि ये जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है। किस में कर रहा है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है इंसुलिन। तो इससे क्या हो गया, रक्त में हमारे ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई और ग्लाइकोजन पहुंच गया लिवर में, यानी कि यकृत में। तो इस प्रकार से इसने क्या किया, इंसुलिन ने कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन में। लेकिन ग्लूकागोन क्या करता है, इसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है जब वक्त पड़ता है जरूरत। तो ये ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकागोन इसी ग्लाइकोजन को उल्टा कन्वर्ट करने लगता है, किसमें, ग्लूकोज में। और सोमेटोस्टेटिन हमारे शरीर के अंदर पानी के नियंत्रण को मेंटेन करके रखता है, सोमेटोस्टेटिन एडीएच हार्मोन के साथ में, एंटी डायरेटिक हार्मोन के साथ में, जिसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो समझ में आया, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हार्मोन भी निकालती है और ये रस भी निकालती है। तो रस कौन सा है, अग्नाशय रस। तो पाचन में हमें किसका काम पड़ेगा, पाचन में अग्नाशय रस का काम पड़ेगा, हमें हार्मोन का काम नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पाचन करने में तो रस का काम आता है। तो यहाँ पर जो अग्नाशय है तो वो अग्नाशय अपने रस को निकालेगा, जिसका नाम है अग्नाशय रस, यानी कि पैंक्रियाटिक जूस। और ये जो पैंक्रियाटिक जूस, इसमें होते हैं एंजाइम। कौन से एंजाइम, तो पहला होता है अमाइलेज, दूसरा होता है लाइपेज और तीसरा होता है ट्रिप्सिन। अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, तो 3 एंजाइम होते हैं पैंक्रियाटिक जूस के पास में। तो अमाइलेज जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है, जैसे मुख में भी अमाइलेज था, सलाइवरी अमाइलेज था, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा था, तो यहां पे भी अमाइलेज है। अल्फा बीटा गामा सेल्स को रिपीट कर दीजिए, उसको नहीं करूंगा अभी मैं, क्योंकि वो ग्रंथियों का काम है और हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा उसको। अभी एक बार था एक्स्ट्रा, फालतू में वो एक्स्ट्रा टॉपिक था, है ना, तो उसको मैं बताऊंगा ना तो ये पाचन वाला रह जाएगा। अपन को यहां पर ये वाला काम है, रस का काम है, रस वाला काम है। तो रस वाली चीज को समझो, जब ग्रंथि पढ़ेंगे ना तब वो वाली चीज बताऊंगा, उसका अपन को काम नहीं है। लेकिन मिश्रित समझाने के लिए हार्मोन बताना पड़ा, और हार्मोन बताना पड़ा तो हार्मोन के साथ में उनका काम भी बता दिया, एक्स्ट्रा चीज बता दी। अब तुम बोलो कि वही चीज रिपीट कर दो, तो फालतू में काय टाइम वेस्ट करना है, दोबारा उसको लेक्चर को पीछे करके देख लेना, है ना, नहीं तो एक्सीड कर आएंगे टाइम से। फिर आप लोग ही कहते हो कि बहुत आगे, मतलब एक्स्ट्रा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अमाइलेज जो है, आपने देखा था मुख के अंदर इसने कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया था, ना मुख के अंदर। तो यहां पर भी एक अमाइलेज होता है जो पैंक्रियास निकालता है, और ये बचे कुचे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है। वहीं पर लाइपेज जो एंजाइम है, इसका काम होता है फैट को तोड़ना। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है, मैं बहुत मेहनत करता हूं, समझाने में भी बहुत मेहनत करता हूं, और सारी चीजों में मेरे अंदर सिर्फ एक ही क्वालिटी है कि मैं मेहनती हूं, और बाकी मुझे और कुछ आता नहीं है मुझे। लेकिन जितना समय दिया जाता है ना, 90 मिनट्स, वो मेरे हिसाब से जैसा मैं पढ़ाता हूं ना, तो वो सफिशिएंट नहीं होते हैं, मुझे और समय चाहिए होता है। लेकिन कहीं ना कहीं
एक दायरा होता है कि मुझे 90 मिनट्स में फिनिश करना होता है, लेकिन आप भी जानते हो कि मैं कभी भी 90 मिनट से नहीं पढ़ाता। मैं उससे एक्सीड ही करे जाता हूँ। कहीं 2 घंटे पढ़ा देता हूँ, तो कहीं फिर भी मैं 2 घंटे तक भी अपने आप को सीमित रखता हूँ, क्योंकि मेरे अदर भी लेक्चर्स होते हैं, तो थोड़ा-सा लिमिट करना नहीं तो वो क्या है कि एफिशिएंसी घटने लगेगी एक के बाद तुरंत 5 मिनट के बाद में तो इंसान पागल होने लगेगा, तो वो कोई मतलब भी नहीं बनेगा, है ना? इसीलिए थोड़ा-सा रेस्ट लेना भी, बीच में गैप लेना भी, क्योंकि आदमी बिल्कुल तुरंत मतलब कंटिन्यू बोल रहा है, कंटिन्यू। मेरे कंटिन्यू लेक्चर रहते हैं। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, वो सारी चीज़ें नहीं है, मैं माइंड भी नहीं करता हूँ। लेकिन वाक़ई में पीएससी के हिसाब से रखना सर, मैं पीएससी के मैं यूपीएससी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो कोई सा भी स्टेट पीएससी है ना, उसका लेवल बहुत कम है। देखो सुनो, पीएससी का लेवल क्या रहता है पता है? जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें आपको मैंने पोस्टमार्टम कर दिया है इस पाचन का। कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा ना, ऐसे चुटकियों में कर दोगे। लेकिन पीएससी को पता है क्या क्वेश्चन पूछना है? पीएससी को क्वेश्चन पूछना है कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से, पेट से, आंत से, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। और हम क्या-क्या पढ़ रहे हैं? अगर ये पढ़ लिया ना, तो उसके बाद में कहीं से पीएससी क्वेश्चन कर ले, कितना ही बड़ा एग्जामिनर आ जाए, खुद बैकग्राउंड साइंस वाला आ जाए, तो मैं नहीं हिला पाएगा वो। तुम सबसे आगे रहोगे और मुझे धन्यवाद करोगे उस दिन। आज नहीं, आज समझ में नहीं आएगा, उस दिन समझ में आएगा जब क्वेश्चन देखते से बोलोगे ना, अरे वाह यार, मतलब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आंसर बन रहा है, ये चीज। चलो, तो यहां पर अग्नाशय जो होता है, यानी कि पेंक्रियाटिक जो जूस होता है, इसमें होता है एंजाइम। 3 एंजाइम है, अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है, और लाइपेज एंजाइम क्या कर देता है कि जो यहां पर बाइल जूस ने वसा का पाइसीकरण किया, घोल घोल के उसे थोड़ा सरल किया, ये लाइपेज एंजाइम इस वसा को पूर्ण रूप से तोड़ देता है। यानी कि यहां पर फैट पूर्ण रूप से लाइपेज के माध्यम से डाइजेस्ट हो जाता है, फैट टूट जाता है, और अमाइलेज के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट पूर्ण रूप से पाचित हो गया, और ट्रिप्सिन एंजाइम के माध्यम से प्रोटीन पूर्ण रूप से पाचन हो गया। तो बस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का डाइजेशन हो गया, तीनों का डाइजेशन हो गया। कहां पर? हमारी गृहिणी में। कहां पर? हमारी गृहिणी में। इसीलिए गृहिणी को हम कहते हैं कि यहां पर पूर्ण पाचन हो जाता है। तो छोटी आंत 2 ग्रंथियों का स्राव को प्राप्त करती है, जिसे हम जिगर यानी कि यकृत कहते हैं, यकृत, और दूसरी होती है अग्नाशय यानी कि पेंक्रियास। तो लिवर और पेंक्रियास। तो जिगर जो होता है यानी कि हमारा यकृत जो होता है, यकृत, ये पित्त को स्रावित करता है, और पित्त पीला तरल होता है, पीले रंग का तरल होता है, जो जिगर में बनता है यानी कि यकृत में बनता है, और आमतौर पर पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में जाकर रहता है। यानी कि ये पित्तरस बनता है, और पित्तरस बनने के बाद में जब अधिक मात्रा में पित्तरस जमा हो जाता है, जब ज्यादा मात्रा में पित्तरस बन जाता है, तो वो पित्ताशय के अंदर जाकर स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। इसीलिए गॉल ब्लैडर में जाके पथरी बन जाती है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर को निकलवा भी देते हैं, पित्ताशय को निकलवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पथरी जम गई है। क्योंकि पित्तरस में बहुत सारे ऐसे लवण होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, जो पथरी बनाते हैं। जैसे बिलीरुबिन होता है, बिलीवर्डिन होता है। बिलीरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है ना, तो उसी से जॉन्डिस की बीमारी हो जाती है, पीलिया की बीमारी। ठीक है, याद रखना, बिलीरुबिन किसमें है? हमारे पित्तरस में। तो पित्त जो है वो क्षारीय होता है। ये कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। कहां पर? वही पित्ताशय में या किडनी में? पित्ताशय में कि किडनी में? क्योंकि किडनी में भी पथरी बनती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। दोनों में बन गई। ठीक है, तो डॉक्टर को दिखा लो, वो तो हो जाती है, मतलब ट्रीटमेंट करा लो तो वो निकल जाती है, दिखा लेना। जो पित्त जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि पित्त का जो पीएच मान होता है वो लगभग 7 से 8 होता है। कितना? 7 से 8। 7 से 8, इसीलिए ये थोड़ा क्षारीय द्रव होता है। कैसा होता है? क्षारीय। तो जो भी भोजन HCl से पेट में एसिडिक हो गया था, अब पित्तरस से वो कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, यानी कि बेसिक नेचर का हो जाएगा। इसमें लवण होता है जो भोजन में मौजूद वसा
एवं लिपिड को रासायनिक रूप से तोड़ने में मदद करता है। तो वसा वसा को, फैट को ही हम लिपिड भी कहते हैं। तो वसा कहो या लिपिड कहो, बात एक है, रासायनिक रूप से तोड़ने में मदद करता है। तो इसका काम क्या है पित्त का? ये फैट को तोड़ने में यानी कि उसको इमल्सिफाई करने में मदद करता है। ये पेट से आने वाले भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है ताकि अग्नाशय उस पर काम कर सके। साथ ही यह भोजन में मौजूद वसा को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है जिससे एंजाइम्स उन पर काम करने में आसानी होती है। एंजाइम को काम करने में आसानी होती है। अब अग्नाशय का काम है। पित्त का काम देख लिया। अग्नाशय, अग्नाशय बड़ी पत्ती के आकार का होता है। देखो ये है यकृत, ये है यकृत, यकृत, और यकृत ने बनाया पित्तरस यानी कि बाइल जूस। ये बाइल जूस पहुंचेगा गृहिणी में। कहां पर पहुंचेगा? ये है गृहिणी, ये है गृहिणी जो अमाशय से निकल के, ये गृहिणी है, छोटा वाला भाग किसका? हमारे छोटी आंत का। तो जितना पित्त है वो पहुंच जाएगा गृहिणी में, और जो ज्यादा एक्स्ट्रा पित्त होगा तो वो जमा हो जाएगा इसमें नाशपाती के आकार के शेप में, जिसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। तो इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये पित्त जो है वो कहां पर पहुंच गया? तो ये पित्त पहुंच गया हमारी गृहिणी में, और यहां पर इसने वसा का पायसीकरण कर दिया, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर दिया। दूसरी बात, अब अग्नाशय जो है वो पत्ती के आकार का है, यानी कि ये देखो, ये है अग्नाशय पत्ती के आकार का। जो अग्नाशय का काम क्या है? अग्नाशय का काम है अग्नाशय रस निकालना यानी कि पैंक्रियाटिक जूस निकालना, और इसमें एंजाइम है अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम कहां चले जाएंगे? यहाँ पे। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, लाइपेज जो है वो वसा को तोड़ने लगेगा, और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ेगा। तो यहां पर अग्नाशय बड़ी पत्ती के आकार जैसी एक ग्रंथि होती है जो पेट के समांतर और उसके नीचे होती है। तो पेट के नीचे होती है अग्नाशय। अग्नाशय रस स्त्रावित करता है जिसमें अग्नाशय अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे एंजाइम होते हैं। अमाइलेज स्टार्च को तोड़ता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, और लाइपेज जो है वो वसा को तोड़ता है। पीछे जे आकार भी पड़ा था। अरे भाई वो पीछे जे आकार पेट का पड़ा था, अमाशय होता है जे आकार का। ये अग्नाशय है, पेंक्रियास। तो छोटी आंत की दीवारों में उपस्थित ग्रंथियां आंतरस का स्त्रावित करती है। अब ये एक इंपोर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। तो देखो दो दो काम, दो रस तो आ चुके हैं। दो रस कौन से आ गए? एक तो पित्तरस आ गया यकृत से, एक तो यकृत से पित्तरस आ गया गृहिणी में, एक तो यहां पे अग्नाशय रस आ गया गृहिणी में, और एक खुद ये जो छोटी आंत है, तो छोटी आंत की आंतरिक परत में एक रस स्त्रावित होता है जिसे हम कहते हैं आंतरस। आंतरस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस। तो छोटी आंत की दीवारों में उपस्थित ग्रंथियों में आंतरस स्त्रावित होता है, इंटेस्टाइनल जूस, और इस आंतरस में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं। कई प्रकार के एंजाइम जैसे इरिप्सिन होता है, माल्टेज होता है, सुक्रेज होता है, लैक्टेज होता है, लाइपेज होता है। ये सभी पूर्ण रूप से भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं। तो आंतरस में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में, और वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में पूर्ण रूप से पाचित कर देते हैं। यानी कि ग्लूकोज जो है ये सबसे सरलतम रूप है कार्बोहाइड्रेट का, इससे ज्यादा अब कार्बोहाइड्रेट नहीं टूटेगा शरीर में। प्रोटीन जो है वो फाइनली अमीनो एसिड्स में टूट जाता है, अमीनो अम्ल में। अब अमीनो अम्ल से ज्यादा प्रोटीन शरीर में नहीं टूटेगा। और वसा जो है वो वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाता है। अब इससे ज्यादा वसा नहीं टूटेगा, यानी कि पूर्ण रूप से पाचन जो है वो इन एंजाइमों के माध्यम से हो गया। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल छोटे पानी में छोटे होते हैं और पानी में घुलनशील कण है, यानी कि अब ये पानी में घुल जाएंगे क्योंकि ये छोटे छोटे कण हैं, तो ये पानी में घुल जाएंगे। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की बात करें तो ये जटिल थे, ये नहीं घुल पा रहे थे पानी में, इसीलिए अभी ये छोटे छोटे रूप में टूट चुके हैं, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में और ग्लिसरॉल में, फैटी अम्ल में। तो अब ये पानी में घुलनशील है, पानी में घुल जाएंगे। इस प्रकार पाचन प्रक्रिया बड़े और छोटे अघुलनशील भोज्य कणों पर भोज्य कणों को छोटे पानी में घुलनशील कणों में बदल देती है। तो पाचन क्रिया क्या करती है? पाचन क्रिया बड़े बड़े कणों को, बड़े और छोटे कणों को, अघुलनशील भोज्य पदार्थ, भोज्य कणों को जो पानी में नहीं घुल पा रहे थे उसको छोटे छोटे कणों में पानी में घुलनशील करके
बदल देती है। पाचन, भोजन का रासायनिक पाचन जैविक उत्प्रेरक या जिन्हें एंजाइम कहते हैं उससे होता है। तो रासायनिक पाचन केमिकल डाइजेशन किसके माध्यम से होता है? उत्प्रेरक के माध्यम से, जिसे हम एंजाइम कहते हैं। तो हमारी आंतरस में कई एंजाइम होते हैं, जैसे एरिप्सिन एंजाइम, जो क्या करता है? एरिप्सिन एंजाइम जो शेष बचा हुआ प्रोटीन है उसको पेप्टोन्स और पेप्टोन्स को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। वहीं पर माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देता है। सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है, और लैक्टोज जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है, और लाइपेज जो है वो इमल्सीकृत वसा को ग्लिसरॉल और फैटी अम्ल में तोड़ देता है। यानी कि अब ये सबसे अपने सरल सरल रूप में आ गए। यानी कि वसा की बात करें तो वसा फैटी अम्ल में आ चुका है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में आ चुका है, और प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन अमीनो अम्ल में आ चुका है। यानी कि जो अमीनो अम्ल है और ग्लूकोज है और वसीय अम्ल है, यानी कि फैटी अम्ल है, वसीय अम्ल। यानी कि अब इससे सरल रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा नहीं टूटेंगे, ये सबसे सरल है। अब इनमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होंगी और अंतिम रूप से क्या बन जाएगा? अंतिम रूप से बन जाएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज रक्त में पहुंच जाएगा, हमें एनर्जी देगा, और रक्त ही ग्लूकोज को लेकर सेल्स तक पहुंचेगा, जिसमें उसका स्वांगीकरण प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं सभी, जैसे कि माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में, लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में, सुक्रेज क्या करता है? यही जो हिंदी में यहां पर लिखा है, ये एरिप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज। तो ये है माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, एरिप्सिन, लाइपेज, ये है वही चीज। इसके बाद में होता है अवशोषण, यानी कि अब्जॉर्प्शन। तो अब्जॉर्प्शन की शुरुआत आपको पता है, दो प्रकार का अवशोषण होता है शरीर में। पहले तो होता है पोषक पदार्थों का अवशोषण, पोषक पदार्थ यानी कि न्यूट्रिएंट्स का। और पोषक पदार्थों का अवशोषण कौन करता है? तो छोटी आंत का अंतिम भाग, छोटी आंत का जो अंतिम भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं? इलियम। छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम, ये पोषक पदार्थों का पोषण करती है। वहीं पर दूसरा अवशोषण होता है पानी का, जो कौन करती है? तो बड़ी आंत। तो बड़ी आंत का जो कोलोन भाग होता है, कोलोन, तो बड़ी आंत की कोलोन भाग क्या करती है? पानी का अवशोषण कर लेती है, अब्जॉर्प्शन। तो पाचन के बाद भोजन के कण छोटे हो जाते हैं और छोटी आंत से होते हुए हमारे रक्त में पहुंचते हैं। छोटी आंत पचाए हुए भोजन के अवशोषण का मुख्य क्षेत्र है। तो छोटी आंत जो है इसमें अवशोषण होता है, ये मुख्य क्षेत्र है, जिसमें किसका अवशोषण है? पोषक पदार्थों का। तो छोटी आंत की भीतरी सतहों में लाखों उंगलियों जैसे प्रक्षेपण होते हैं, जिन्हें विलाय कहते हैं। क्या विलाय? माइक्रोविलाय। क्या? माइक्रोविलाय। ये क्या करते हैं? चूसते हैं, उसमें से पोषक पदार्थों को निकालते हैं। ये अवशोषण के लिए बड़ा सतह प्रदान करते हैं, यानी कि आकार बड़ा कर लेते हैं, और पचा हुआ भोजन हमारे रक्त में जाता है। फिर उसके बाद में जो भोजन पच जाता है तो फिर वो रक्त में पहुंच जाता है। रक्त में पहुंच जाता है तो वहां से प्रोसेस हो जाती है स्वांगीकरण की स्टार्ट, क्योंकि रक्त जो है उसको कोशिकाओं तक ले जाएगा, और कोशिकाओं में जाएगा तो वो कोशिकाओं में क्या पहुंच जाता है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज का होता है ग्लाइकोलिसिस, फिर बनता है पायरुविक, और पायरुविक को ऑक्सीजन मिल जाती है तो ऊर्जा बनना शुरू हो जाती है। उस ऊर्जा को फिर एनर्जी हमारी बॉडी यूज करती है, उसको हम कहते हैं स्वांगीकरण। यानी कि रक्त जो है वो पचाए हुए और घुले हुए भोजन को शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है, सभी अंगों तक मतलब कोशिकाओं तक, जहां ये कोशिका के रूप में समावेशित होता है। शरीर की कोशिकाएं समावेशित भोजन का प्रयोग ऊर्जा प्राप्त करने में के साथ साथ शरीर के विकास और मरम्मत के लिए भी करती है। तो अब हमें एनर्जी मिल जाएगी तो हमारे शरीर के अंदर के जो सेल्स हैं वो भी एनर्जाइज होंगे, और वो अगर मर रहे होंगे तो वो मरेंगे नहीं, क्योंकि उनको ऊर्जा मिल जाएगी, उनका भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, उसका भी विकास स्टार्ट हो जाएगा। अपचा जो भोजन होता है वो यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा हो जाता है। तो यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा हो जाता है, जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं। तो कुछ जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज किस में पहुंच जाता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में पहुंच जाता है। कहां पर? लिवर में, यानी कि यकृत में। किसके माध्यम से? जो इंसुलिन होता है वो इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है, किसमें से? उसे कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। और ये ग्लूकोज जो है इंसुलिन ने कन्वर्ट कर दिया है। ये ग्लूकोज को कहां से उठाया इंसुलिन ने? तो रक्त में से उठाया, ब्लड में से उठाया।
नहीं तो ये डायबिटीज करा देता, क्योंकि ग्लूकोज की अधिकता होती रहती। तो जरूरत पड़ने पे शरीर इसका उपयोग अब कर सकता है। तो ग्लाइकोजन जो है, तो ग्लाइकोजन का उपयोग अब जरूरत पड़ने पर शरीर कर सकता है। इसके बाद में प्रोसेस होती है मल त्याग की, यानी कि इजेशन की। ग्लाइकोजन 21 दिन तक हमारे बॉडी में रहता है, ठीक है? तो 21 दिन तक रह सकता है। उसके बाद में उसके बाद में जो ग्लूकागोन था, ग्लूकागोन, वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा किसमें? ग्लूकोज में, और हमें एनर्जी मिल जाएगी। इसके बाद में होता है मल त्याग। तो मल त्याग में देखो क्या होता है। मल त्याग में ये जो हमारी बड़ी आंत है, तो बड़ी आंत बहुत ज्यादा चौड़ी है। तो बड़ी आंत का पहला भाग क्या है? बड़ी आंत के पहले भाग को हम कहते हैं कोलोन। कोलोन। तो ये तीन रूप देखने को मिलेंगे कोलोन के। एक होती है असेंडिंग कोलोन, यानी कि ये नीचे से ऊपर, ये असेंडिंग कोलोन। दूसरी होती है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स इस प्रकार की, जो हॉरिजॉन्टल है, लेटी हुई है। और फिर होती है ये ऊपर से नीचे। तो तीन रूप होते हैं, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कॉलोन। तो ये तीन कॉलोन होते हैं। और कॉलोन के बाद में क्या होता है? कॉलोन के बाद में इसका दूसरा जो भाग होता है उसे हम कहते हैं रेक्टम, यानी कि मलद्वार। मलद्वार। तो बड़ी आंत के दो भाग होते हैं, एक होता है कॉलोन, कॉलोन, और दूसरा होता है मलद्वार, यानी कि रेक्टम। रेक्टम। तो मलद्वार से तो जो कुछ भी है वो पूरा का पूरा मल निकल जाता है। और कोलोन में क्या हो जाता है? तो कोलोन में पानी का क्या हो जाता है? पानी का अवशोषण हो जाता है, पानी का, वाटर का, वाटर का अब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो हमारे द्वारा खाए गए भोजन का वह हिस्सा जिसे हमारा शरीर पचा नहीं सकता, या अनपचा भोजन छोटी आंत में अवशोषित नहीं हो सकता, इसीलिए अनपचा भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में आ जाता है। और बड़ी आंत की दीवारें इसे भोजन में से ज्यादातर पानी को सोख लेती हैं। और पानी को कौन सा भाग सोखता है? कोलोन वाला भाग, कोलोन, कोलोन वाला भाग, और उसे ठोस बना देती है, ठोस बना देती है। तो पानी को निकाल के उसे ठोस बना देती है, और वो ठोस हिस्सा जो है वो मलद्वार से निकल जाता है। तो बड़ी आंत का अंतिम अंग जिसे हम रेक्टम कहते हैं, ये रेक्टम जिसे हम मलद्वार कहते हैं, इसी अनपचे भोजन को कुछ समय के लिए भंडार करके रखता है, और अंत में गुदा द्वार, यानी कि मलद्वार के माध्यम से हमारे शरीर से मल के रूप में बाहर निकाल देता है। इसी प्रक्रिया को हम मल त्याग कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम मल त्याग मल त्याग कहते हैं। ये एक और तो आप लोगों के लिए समझने के लिए एक डायग्राम है, जस्ट, है ना? मुख में खाना गया, तो मुख में क्या था? मुख लार में थी टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम ने क्या किया? स्टार्च का पाचन कर दिया, तो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ दिया, है ना? अब आगे चल के ये भोजन कहां पर पहुंचा? तो ये भोजन पहुंचा है अमाशय में। अमाशय में, तो अमाशय में क्या होता है? अमाशय में है पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम। तो पेप्सिन एंजाइम ने प्रोटीन को तोड़ा, रेनिन एंजाइम ने दूध प्रोटीन कैसीन को तोड़ा। तो ये पेप्सिन एंजाइम ने प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ दिया, पेप्टोन्स में तोड़ दिया। तो प्रोटीन यहां पर पेप्टोन्स में टूट गया, और स्टार्च यहां पर माल्टोज में टूट गया। इसके बाद में जो भोजन है वो पहुंच गया छोटी आंत में, और छोटी आंत का पहला भाग होता है जिसे हम कहते हैं ग्रहणी। ग्रहणी में हो गया पूर्ण पाचन। क्यों? क्योंकि यकृत जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि है, उसने भेज दिया पितरस को, पितरस को भेज दिया। और पितरस ने क्या किया? पितरस ने यहाँ पर वसा को घुमाना स्टार्ट कर दिया है, वसा का पायसीकरण कर दिया। और दूसरा है यहाँ पर, दूसरा है अग्नाशय। तो अग्नाशय ने अपने अग्नाशय रस को भेजा, जिसमें है ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। तो ट्रिप्सिन ने जो प्रोटीन यहां पर पेप्टोन्स में टूटा था, उस प्रोटीन, इस पेप्टोन्स को किसमें? अमीनो अम्ल में तोड़ दिया। किसमें? अमीनो अम्ल में। तो अब ये अमीनो अम्ल से ज्यादा प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। वहीं पर जो ये अमीनो अम्ल में टूट गया, और वहीं पर जो लाइपेज एंजाइम है अग्नाशय रस का, तो ये लाइपेज एंजाइम ने क्या किया? तो इस लाइपेज एंजाइम ने जो एमल्सीकृत वसा था, उस एमल्सीकृत वसा को और ज्यादा तोड़ दिया, यानी कि उसको वसीय अम्ल में तोड़ दिया, वसीय अम्ल में, वसीय अम्ल में, वसीय अम्ल में तोड़ दिया। अब जैसे ही ये तो वसीय अम्ल में टूट गया, ये अमीनो अम्ल में टूट गया, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बचा था। तो यहीं पर जो आंत होती है, छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में क्या होता है? आंतरस होता है, आंतरस, इंटेस्टाइनल जूस। और ये इंटेस्टाइनल जूस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जैसे कि सुक्रेज, माल्टेज, है ना, इरिप्सिन,
तो ये एंजाइम होते हैं जो इस इस माल्टोज को किस में तोड़ देते हैं। तो ये माल्टोज जब इसमें आता है, माल्टोज जब आंतों में आता है, माल्टोज जब आंतों में आता है, तो माल्टेज नामक एंजाइम इस माल्टोज को किस में तोड़ देते हैं, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में। चलिए, तो ये था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। ये आपकी वाली पीडीएफ हमें कैसे मिलेगी? ये तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाते हैं ना। आप जहां से ये वीडियो देख रहे हो ना, वहीं के देखो साइड माइड में ऑप्शन होगा टू डाउनलोड पीडीएफ। पूजा ने पहले से ही टाइप करके रखा था क्या? खत्म होगी क्लास उसके बाद में तुरंत राबिया कहती है इतनी अच्छे से फर्स्ट टाइम समझ में आया है, थैंक यू सर। थैंक यू राबिया, थैंक यू राबिया। क्या होता है ना कि जब मैं मेहनत करता हूँ ना और बच्चे उसको अप्रिशिएट करते हैं ना, तो वाकई में खुशी होती है। ये आपकी वाली पीडीएफ हमें ये देखो ना, बाकी लोग सब डाउनलोड कर लेते हैं। सुभाष, बाकी सब लोग डाउनलोड कर लेते हैं। क्या होता है ना, मेरी वीडियो चल रही है ना, उसी के आसपास में कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा, कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा उसको डाउनलोड करने का, क्योंकि ये पीडीएफ तो आपके लिए होती है ना, वहां दूसरी पीडीएफ होती है। क्यों भाई, बाकी लोग बताओ, बाकी लोग बताओ दूसरी पीडीएफ होती है कि यही वाली पीडीएफ होती है? सुभाष को क्लियर करो बाकी लोग। अ, अ, जब तक ओमकार ओमकार क्या कह रहे हैं सर, एलिमेंट्री कैनाल में वाल्व भी होते हैं क्या? एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि पूरा का पूरा मुख से लेके मलद्वार तक का रास्ता, ये है एलिमेंट्री कैनाल, मुख से लेके मलद्वार। और अगर इसमें वाल्व हो जाएंगे तो वाल्व होने के कारण क्या है कि सिर्फ वाल्व होने के कारण कह सकते हैं हम कि इसमें वाल्व हो सकते हैं। ठीक है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूं लेकिन मैं इसको कंफर्म कर लूंगा कि इसमें वाल्व हो सकते हैं, क्योंकि वाल्व का काम क्या होता है? वाल्व का काम होता है कि एक ही दिशा में खाने को रखना, एक ही दिशा में, यानी कि ऊपर से खाना है तो वो नीचे ही आएगा, यानी कि इसका बैक ऊपर की तरफ इसका फ्लो नहीं जाएगा। वाल्व क्या करता है? उसको रोक लेता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराता है। वाल्व का काम ये हो जाता है ना? तो हो सकता है, इस चीज को देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में छोटे 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 वाल्व हो, है ना, लेकिन जरूरी नहीं है कि वाल्व हो। ठीक है, जरूरी नहीं है, क्योंकि हम हमेशा कैसे रहते हैं, हम हमेशा ऐसे खड़े रहते हैं तो ग्रेविटी का असर भी रहता है एक तो, कि जो भोजन है तो वो ऊपर से ही नीचे आता है, ऊपर से ही नीचे आता है, वो ग्रेविटी का असर होता है। सर तो वोमिटिंग कैसे हो जाती है? वोमिटिंग कैसे हो जाती है? रुद्र, वोमिटिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये तुम्हें समझ में आएगा कहां पर? जब मैं तुम्हें नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ नर्वस सिस्टम में एक वो होती है हमारे शरीर में, जिसे हम कहते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा, जो हमारे पीछे वाले का भाग होता है। तो मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करती है कि वो जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जो ऑटोमेटिक क्रियाएं होती हैं, उनको नियंत्रित करती है, जैसे कि छींकना, उल्टी करना, है ना? तो ये कुछ जो इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, जो अचानक से होने वाली क्रियाएं होती हैं, जिसपे मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो उसको कंट्रोल करने का काम करती है। अनिल, सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी लिख रहे हो? संजू ने सोशियोलॉजी लिखा है, सोशियोलॉजी के नोट्स मैं ग्रुप में डाल चुका हूं। 10 पीडीएफ भेजी है मैंने सोशियोलॉजी की, 10 पीडीएफ ग्रुप के अंदर। ठीक है, 10 पीडीएफ भेजी है, और 10 पीडीएफ अगर आपको पसंद आई तो वो वर्ल्ड सोशियोलॉजी की हैं, जो आपको एनसीईआरटी की हैं, जो आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगी। तो एक बार उनको देखो, जो ग्रुप में मैंने अपलोड कर दी है आज ही की डेट में। और जब आपको पसंद आती हैं तो इंडियन जो सोशियोलॉजी है, जिसके 15 चैप्टर और हैं एनसीईआरटी में, तो अगर पसंद आती हैं वो, तो मुझसे कह देना, तो ग्रुप में मैं 15 चैप्टर और अपलोड कर दूंगा। हाँ, तो यहाँ से मैं कमेंट नहीं पढ़ पाया था। पूजा का कमेंट था, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं कल लाइव क्लास करने के लिए ऑप्शनल की क्लास रिकॉर्डेड देखती हूँ, बिकॉज ऑप्शनल की क्लास भी 6 PM पर होती है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच, यू आर बेस्ट सर। कौन सा ऑप्शनल है पूजा? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन।
आपका क्या है सर? तो वॉमिटिंग ऑप्शनल कहाँ से ले रहे हो? ठीक है, तब तभी समझ लेंगे आप। कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? ये विक्रांत सर स्टेट पीसीएस के नाम से टेलीग्राम में सर्च करो। विक्रांत, VIKRANT, विक्रांत सर स्टेट, STAT PCS के नाम से टेलीग्राम पे सर्च करो, मिल जाएगा। शालिनी, यू आर अमेजिंग। नहीं सर, ये ऑप्शनल के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो ऑप्शनल सोशियोलॉजी के ही तो नोट्स हैं। ऑप्शनल सोशियोलॉजी भाई, ऑप्शनल कुछ नहीं होता है, सब्जेक्टिव होते हैं सब। सब सब्जेक्टिव होते हैं, आप उसको पढ़ो तो कॉन्सेप्ट तो मेन चीज है। सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें थॉट प्रोसेस डेवलप करनी होती है। उसके कोई नोट्स नहीं, पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ो, जो मैंने एनसीईआरटी भेजी है, वो आपकी थॉट प्रोसेस को डेवलप करेगी। और जब थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगी ना, कोई भी आंसर लिख दोगे, कोई भी आंसर लिख दोगे। पीएसआई में मैं कोचिंग लिए सर, कौन सी बुक ले सोशियोलॉजी की? एनसीईआरटी पढ़ो अभी, तो हाल फिलहाल। चलिए, ठीक है, क्लियर है सारी चीजें की थी। फिर क्लास मिस क्यों शो हो रहा था? पूरी नहीं की होगी अमृता, क्लास मिस शो हो रहा था तो पूरी नहीं की होगी। अच्छा ठीक है, चलो मेरी नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग हो रही है ना? अभी 8:15 से मेरी दूसरी क्लास है ना? तो 8:15 से दूसरी क्लास है, 8:45 तक, और फिर 8:45 और 9 बजे तक ही चलती है वो तो। और 9 बजे से फिर मेरी क्लास है 9:30 बजे तक। ठीक है, तो अभी कंटिन्यू मेरी 2 क्लासेस हैं, एप्लीकेशन पे फ्री क्लासेस हैं। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ। थैंक यू सर, ऐसा लगता है कि सब सब्जेक्ट आप पढ़ाएं तो कभी डाउट ही ना निकले और एक अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सर। टेलीग्राम पर साइंस एंड टेक आ रहा है, वही है क्या? हाँ वही है, वही है। वही है। चलो ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी एप्लीकेशन पर मेरी फ्री क्लासेस है, तो वहां पर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।